हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टोरीज ऑफ जिंदगी में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी जिंदगी का नजरिया बदल कर रख देगी। किताब का नाम है फोकस ऑन व्हाट मैटर्स और इसके लेखक हैं डैरियस फुरू। पर यह सिर्फ एक किताब का सार नहीं है, ये एक अनुभव है, ये एक आईना है जो आपको दिखाएगा कि आप अपनी जिंदगी के कीमती लम्हे कहाँ खो रहे हैं। जरा सोचिए, आज सुबह आप उठे, सबसे पहले क्या किया? शायद फोन उठाया, व्हाट्सएप चेक किया, इंस्टाग्राम देखा, किसी ने स्टोरी डाली है, किसी ने कमेंट किया है, किसी ने आपको टैग किया है। 10 मिनट गुजर गए, फिर 20, फिर 30 और फिर अचानक आपको लगा कि वक्त कहाँ निकल गया। और फिर दिन शुरू हुआ, ऑफिस का काम, घर के काम, रिश्तेदारों की कॉल्स, दोस्तों के मैसेजेस, और दिन खत्म होते होते आप थक कर बेड पर गिर गए। लेकिन एक सवाल आपके जहन में कचोट रहा था, आज मैंने क्या अचीव किया? आज मैंने क्या ऐसा किया जो मेरे लिए मैटर करता है? और इस सवाल का जवाब नहीं था। दोस्तों, यह प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, यह पूरी जनरेशन की प्रॉब्लम है। हम सब इस रेस में इतना भाग रहे हैं कि हम भूल गए हैं कि हम भाग क्यों रहे हैं। हम सब इतना कुछ कर रहे हैं कि हम भूल गए हैं कि हमें करना क्या है। डैरियस फुरू ने यह किताब इसलिए लिखी क्योंकि वो खुद इस रेस में खो गया था। साल 2012। फुरू की उम्र 28 साल थी। उसके पास एक अच्छी नौकरी थी, एक अच्छा रिलेशनशिप था, एक अच्छा सर्कल था। बाहर से देखो तो सब परफेक्ट था, लेकिन अंदर से वो टूट रहा था। हर सुबह उठ के वो सोचता, आज फिर वही मीटिंग्स, आज फिर वही ईमेल्स, आज फिर वही रैट रेस। और फिर एक दिन सब बदल गया। फुरू के एक दोस्त की डेथ हो गई। उम्र थी सिर्फ 32 साल, हेल्दी था, फिट था। एक दिन हार्ट अटैक और वो चला गया। फुरू बताता है कि उस दिन उसकी जिंदगी बदल गई। उसने अपने आप से पूछा, अगर कल मेरी भी आखिरी दिन हो तो क्या मैंने सही चीजों पर फोकस किया? और जवाब था नहीं। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी, उसका ब्रेकअप हो गया, उसकी जिंदगी बिखर गई। लेकिन बिखरने में ही उसे एक सच मिला, और वो सच ये था कि जिंदगी में मैटर वही करता है जो तुम्हें अंदर से सुकून देता है, बाकी सब माया है। और इसी सच को समझाने के लिए उसने लिखी ये किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस किताब की गहराइयों में उतरेंगे। हम समझेंगे कि आखिर फोकस क्यों इतना मुश्किल हो गया है। हम कैसे पहचानें कि हमारी जिंदगी में असली में क्या मैटर करता है। हम कैसे नो कहना सीखें उन चीजों को जो हमें वेस्ट करती हैं। हम कैसे मेंटल क्लैरिटी पाएं। हम कैसे अपने रिलेशनशिप्स को फोकस दें। और सबसे इंपॉर्टेंट, हम कैसे एक ऐसी दिनचर्या बनाएं जो हमें कंटिन्यूसली फोकस्ड रखे। ये सिर्फ 2 घंटे का सफर है, लेकिन ये 2 घंटे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन एक शर्त है, ये तभी होगा जब आप सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि महसूस करोगे, जब आप सिर्फ समझेंगे नहीं बल्कि एक्शन में लाओगे, और जब आप सिर्फ देखोगे नहीं बल्कि बदलोगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। चलिए समझते हैं कि आखिर फोकस ऑन व्हाट मैटर्स का असली मतलब क्या है। चैप्टर 1, फोकस क्यों मुश्किल हो गया। दोस्तों, पहला सवाल जो हमें समझना है वो ये है कि आखिर फोकस क्यों इतना मुश्किल हो गया है। हमारे बाप दादा के जमाने में लोग इतना डिस्ट्रैक्टेड क्यों नहीं थे, और आज हम क्यों 10 मिनट भी एक काम पर नहीं टिक पाते? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें समझना होगा कि आज का जमाना क्या है। आज का जमाना है अटेंशन इकोनॉमी का। अटेंशन इकोनॉमी, यह शायद आपने पहली बार सुना है। तो समझिए, दुनिया में 2 तरह की इकोनॉमीज होती हैं। एक होती है गुड्स की इकोनॉमी, जैसे कार्स, फोन्स, कपड़े। दूसरी होती है सर्विसेज की, जैसे टैक्सी, सैलून, रेस्टोरेंट। लेकिन आज एक नई इकोनॉमी है, अटेंशन इकोनॉमी। इस इकोनॉमी में सबसे कीमती चीज है आपका ध्यान, आपका फोकस, आपका टाइम। और इस इकोनॉमी की सबसे बड़ी कंपनीज हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, व्हाट्सएप। और इन कंपनीज का बिजनेस मॉडल क्या है? ये आपको फ्री सर्विस देती हैं। आप सोचते होंगे कि ये कितनी अच्छी कंपनीज हैं जो फ्री में इतना कुछ दे रही हैं, लेकिन सच ये है कि आप इनका प्रोडक्ट नहीं है, आप इनका कस्टमर नहीं है, आप इनका माल है। हाँ दोस्तों, आप माल है। आपका ध्यान, आपका टाइम, आपकी अटेंशन, ये सब इन कंपनीज का रॉ मटेरियल है। और ये कंपनीज ये रॉ मटेरियल बेचती हैं एडवर्टाइजर्स को। जब आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं तो आप एडवर्टाइजर्स को दिख रही होते हैं। देखो, ये इंसान 25 साल का है, मुंबई में रहता है, ये चीजें पसंद करता है, इसे ये ऐड दिखाओ। और इस ऐड के पैसे इंस्टाग्राम को मिलते हैं। आपको कुछ नहीं मिलता, आपका टाइम जाता है,
आपका फोकस जाता है, आपकी जिंदगी जाती है। जरा सोचिए, एक रिसर्च के मुताबिक एक इंसान औसतन 150 बार दिन में अपना फोन चेक करता है। 150 बार। अगर हर बार सिर्फ 2 मिनट भी देखे तो टोटल 300 मिनट, 5 घंटे। 5 घंटे रोज हम सिर्फ फोन देखने में निकाल देते हैं। 5 घंटे, सो के 8 घंटे, काम के 8 घंटे, बचे 3 घंटे, और उन 3 घंटे में बड़ा मुश्किल से फैमिली के लिए, खुद के लिए टाइम निकाल पाते हैं। और सबसे स्कैरी बात, ये 150 बार फोन चेक करने का मतलब है 150 बार आपका फोकस टूटा। हर बार जब नोटिफिकेशन आता है, आपका ध्यान भटकता है। हर बार जब आप फोन उठाते हो, आप अपने काम से डिस्कनेक्ट होते हो। और साइंस कहती है कि जब आपका फोकस टूटता है, वापस उसी लेवल पर फोकस आने में 23 मिनट लगते हैं। 23 मिनट्स। तो 150 बार फोकस टूटने का मतलब है कि आप पूरे दिन में कभी भी डीप फोकस में नहीं आ पाते। आप हमेशा सरफेस पर रहते हो, आप हमेशा अधूरे रहते हो, आप हमेशा थके हुए रहते हो। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये बाय डिजाइन है। ये कंपनीज हायर करती हैं दुनिया के बेस्ट इंजीनियर्स, दुनिया के बेस्ट साइकोलॉजिस्ट्स, दुनिया के बेस्ट डिजाइनर्स, और उनका काम एक है, आपको अपने प्लेटफॉर्म पर रोकना। उनकी सैलरी इसलिए है कि वो ऐसे एल्गोरिदम्स बनाएं जो आपको अंदर खींचे रखें। वो ऐसे नोटिफिकेशंस भेजें कि आप फोन उठाए बिना ना रह सको। वो ऐसे फीचर्स लाएं कि आप स्क्रॉल करते रहो, करते रहो, करते रहो। और आप सोचते हो कि आप वीक हैं? आप सोचते हो कि आप में विल पावर नहीं है? नहीं दोस्तों, आप वीक नहीं हैं। आप एक वॉर में हो, और उस वॉर में आप अकेला हो, और दुश्मन के पास है पूरा आर्मी। तो हार जरूरी नहीं, लेकिन मुश्किल जरूर है। अब बात करते हैं मल्टीटास्किंग की। आज के जमाने में मल्टीटास्किंग एक बहुत बड़ी चीज बन गई है। लोग फेक प्राइड के साथ कहते हैं, मैं मल्टीटास्क कर सकता हूं। रिज्यूमे में लिखते हैं मल्टीटास्किंग एबिलिटी। लेकिन सच क्या है? साइंस कहती है कि इंसान का ब्रेन मल्टीटास्क कर ही नहीं सकता। हाँ दोस्तों, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप एक साथ 2 काम नहीं कर सकते। आप कर सकते हो क्विक स्विचिंग, मतलब 1 मिनट पहला काम, दूसरा मिनट दूसरा काम, लेकिन दोनों काम एक साथ नहीं। समझिए, आपके ब्रेन में एक प्रोसेसर है, एक सीपीयू। वो एक टाइम पर एक ही इंस्ट्रक्शन प्रोसेस कर सकता है। अगर आप एक साथ 2 काम करने की कोशिश करोगे तो आपका ब्रेन कॉन्स्टेंटली स्विच करेगा, और हर स्विच में टाइम लगता है, एनर्जी लगती है, और क्वालिटी डाउन होती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुई। उन्होंने 2 ग्रुप्स बनाए। एक ग्रुप जो रेगुलरली मल्टीटास्किंग करता था, दूसरा ग्रुप जो नहीं करता था। दोनों को दिया गया एक टास्क, सिंपल टास्क। स्क्रीन पर लेटर्स आ रहे हैं, उन्हें स्पेसिफिक पैटर्न पे क्लिक करना है। रिजल्ट? जो लोग मल्टीटास्किंग करते थे, उन्होंने वर्स परफॉर्मेंस दिया। उनका ब्रेन कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड था। वो फिल्टर नहीं कर पा रहे थे इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को। उनका फोकस कॉन्स्टेंटली भटक रहा था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, उन्होंने कहा बहुत अच्छा। मतलब वो सोचते थे कि वो अच्छा कर रहे हैं, जबकि सच ये था कि वो बुरा कर रहे थे। ये है मल्टीटास्किंग का भ्रम। आपको लगता है कि आप बहुत कर रहे हैं, लेकिन सच में आप कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे। रियल लाइफ एनालॉजी समझिए। जैसे आप एक साथ 5 टीवी चैनल्स देखने की कोशिश कर रहे हो। एक चैनल पर न्यूज़ चल रही है, दूसरे पर क्रिकेट, तीसरे पर फिल्म, चौथे पर सॉन्ग, 5वें पर कुकिंग शो। आप सब देखने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? कुछ समझ नहीं आएगा। आप थक जाओगे, आप इरिटेट हो जाओगे, और आखिरकार आप कुछ भी नहीं देखोगे। बिल्कुल यही हाल है मल्टीटास्किंग का। आप एक साथ ईमेल चेक कर रहे हो, कॉल पर बात कर रहे हो, और रिपोर्ट भी टाइप कर रहे हो। क्या होगा? ईमेल गलत लिख दोगे, कॉल की बात भूल जाओगे, रिपोर्ट में गलतियां होंगी, और दिन खत्म होते होते आपको लगेगा कि आपने बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं किया। डेरियस फोरूक्स कहती हैं, सिंगल टास्किंग इज द न्यू सुपर पावर। एक टाइम पर एक काम, पूरा फोकस, पूरी एनर्जी, पूरा डेडिकेशन। यह है असली प्रोडक्टिविटी का राज। 1.3 फोमो का चक्रव्यूह। 3 फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। यह आज की जनरेशन की सबसे बड़ी बीमारी है। क्या हो रहा है, कहां हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसकी शादी है, किसकी पार्टी है, किसकी प्रमोशन हुई, किसने नई कार ली, किसने नया फोन लिया, किसकी नई गर्लफ्रेंड है। और इस बीमारी की वजह है सोशल मीडिया। पहले जमाने में लोग अपनी लाइफ में खुश रहते थे। उन्हें पता नहीं था कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं।
उनका कंपैरिजन सिर्फ अपने पड़ोसियों से, अपने रिलेटिव से होता था, तो गुस्सा भी होता था, जलन भी होती थी, लेकिन लिमिट में। आज आप 1 मिनट में देख सकते हो कि अमेरिका में बैठा आदमी क्या कर रहा है, दुबई में बैठा आदमी क्या कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में बैठा आदमी क्या कर रहा है। आप देखते हो कि आपका स्कूल फ्रेंड लंदन में घूम रहा है, जबकि आप मुंबई की छोटे से रूम में बैठे हो। आप देखते हो कि आपका कॉलेज फ्रेंड नई कार लेके पार्टी कर रहा है, जबकि आप अभी भी लोकल ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो। आप देखते हो कि आपका एक्स अब कितना खुश है, जबकि आप अभी भी अकेला फील कर रहे हो। और ये सब देखकर आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे, आप फेलियर है, आप वर्थलेस है, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन सच क्या है? सोशल मीडिया पर जो दिखता है वो रियलिटी नहीं होती, वो एक हाईलाइट रील होती है। लोग अपनी स्ट्रगल्स नहीं दिखाते, लोग अपनी फेलियर्स नहीं दिखाते, लोग अपने बुरे दिन नहीं दिखाते, लोग सिर्फ अच्छे दिन दिखाते हैं, वो भी फिल्टर के साथ, वो भी एडिट के साथ, वो भी फेक स्माइल के साथ। आप उसे कंपेयर कर रहे हो अपनी पूरी लाइफ से, अपने बुरे दिन से, अपनी स्ट्रगल से। तो कंपेयर कहां हो रहा है? कंपेयर ही गलत हो रहा है। डैरियस फोरोख कहती हैं, फोमो को जोमो में बदलो। जोमो, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। जो चीजें मैटर नहीं करती उनसे मिस आउट होने में मजा लो। जो लोग टॉक्सिक हैं उनसे मिस आउट होने में सुकून लो। जो पार्टीज यूजलेस हैं उनसे मिस आउट होने में खुशी लो। क्योंकि जब तुम किसी चीज से मिस आउट हो रहे हो तो तुम किसी और चीज का पार्ट बन रहे हो। तुम अपने आप का पार्ट बन रहे हो, तुम अपनी फैमिली का पार्ट बन रहे हो, तुम अपने पैशंस का पार्ट बन रहे हो, और ये सब मैटर करता है। और चौथा, सबसे खतरनाक, आइडेंटिटी क्राइसिस। जब आपके पास 1000 दोस्त है ऑनलाइन, लेकिन एक भी नहीं जो रात को फोन करके पूछे कैसे हो। जब आपके पास 5000 फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर, लेकिन 5 भी नहीं जो आपके दर्द को समझे। जब आपके पास 1000 लाइक्स हैं हर फोटो पर, लेकिन एक भी नहीं जो आपकी फोटो देखे बिना आपको देखे। ये है आइडेंटिटी क्राइसिस। हम भूल गए हैं कि हम कौन हैं। हम बन गए हैं जो हमें दिखना है, हम बन गए हैं जो दुनिया चाहती है कि हम बने। पहले जमाने में आइडेंटिटी सिंपल थी। मैं रमाकांत का बेटा हूं, मैं शर्मा जी के घर का हूं, मैं ये स्कूल में पढ़ता हूं, मैं ये काम करता हूं। आज मैं एक फ्रीलांसर हूं, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूं, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूं। लेकिन असली में मैं क्या हूं? क्या मेरे पास कोई आइडेंटिटी है जो इन टैग्स के बिना भी टिकती है? डैरियस फोरुक्स लिखते हैं कि जब उसकी नौकरी गई, जब उसका ब्रेकअप हुआ, जब उसका दोस्त मरा, तब उसे एहसास हुआ कि उसकी जो भी आइडेंटिटी थी वो सब बाहर की थी। अंदर से वो खाली था। उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं थी जो इन चीजों के बिना भी टिके। और यही सबसे बड़ी वजह है कि हम फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि फोकस करने के लिए चाहिए एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी। जब तुम्हें पता होगा कि तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो, तुम कहां जाना चाहते हो, तब तुम्हें पता होगा कि किस चीज पर फोकस करना है। लेकिन जब तुम खुद को नहीं जानते तो तुम हर उस चीज पर भटकोगे जो तुम्हें दिखेगी, हर उस अपॉर्चुनिटी पर जंप करोगे जो तुम्हें मिलेगी, हर उस सजेशन पर भागोगे जो कोई देगा। और नतीजा, एक भटकती हुई जिंदगी, एक अधूरी जिंदगी, एक थकी हुई जिंदगी। तो दोस्तों, समझ गए फोकस मुश्किल क्यों हो गया है? 1, अटेंशन इकोनॉमी का जाल। कंपनीज ने डिजाइन किया है तुम्हें डिस्ट्रैक्टेड रखने के लिए। 2, मल्टीटास्किंग का भ्रम। तुम सोचते हो कि तुम बहुत कर रहे हो, लेकिन कुछ अच्छा नहीं कर रहे। 3, फोमो का चक्रव्यूह। तुम दूसरों की लाइफ देखकर अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट हो रहे हो। 4, आइडेंटिटी क्राइसिस। तुम खुद को नहीं जानते तो फोकस कहां से लाओगे? लेकिन क्या इसका कोई सल्यूशन है? क्या हम इस जाल से बाहर निकल सकते हैं? क्या हम वापस अपनी जिंदगी के मालिक बन सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। और इसी सल्यूशन के लिए लिखी गई है ये किताब। और आगे के चैप्टर्स में हम जानेंगे कि कैसे। जरा सोचिए, अगर कल से आप सिर्फ 3 चीजें ही कर सकते तो वो 3 चीजें क्या होती? उनके बारे में सोचिए। और अगर जवाब नहीं आ रहा तो आप बिल्कुल सही जगह हो, क्योंकि अभी तो सफर शुरू हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 2, असली में क्या है? दोस्तों, अब जब हम समझ गए कि फोकस क्यों मुश्किल है, तो अगला सवाल ये है, असली में फोकस करना कहाँ है? हमारी जिंदगी में वो चीजें कौन सी हैं जो एक्चुअली मैटर करती हैं? क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानते तब तक हम फोकस कर ही नहीं सकते। फोकस का मतलब है किसी एक चीज को चुनना, और चुनने के लिए चाहिए क्लैरिटी कि कौन सी चीज चुननी है। डैरियस फोरू इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देते हैं कुछ पावरफुल एक्सरसाइजेस। चलिए उन्हें समझते हैं।
2.1 रिग्रेट टेस्ट, बूढ़े होकर क्या याद आएगा। सबसे पहला एक्सरसाइज, फॉरू कहती हैं, इमेजिन करो कि तुम 80 साल के हो, तुम अपनी लाइफ को पीछे मुड़ के देख रहे हो। किस चीज पर तुम्हें रिग्रेट होगा, किस चीज पर तुम्हें गर्व होगा। ये एक्सरसाइज सुनने में सिंपल है, लेकिन जब तुम एक्चुअली करते हो तो बहुत कुछ बदल जाता है। जरा सोचिए, 80 साल का बुढ़ा अपनी जिंदगी जी ली, अब वो अपने आखिरी दिनों में बैठा है। वो क्या सोच रहा होगा? क्या वो सोच रहा होगा कि काश मैंने ज्यादा ईमेल्स भेजे होते? क्या वो सोच रहा होगा कि काश मैंने ज्यादा मीटिंग्स अटेंड की होती? क्या वो सोच रहा होगा कि काश मैंने ज्यादा पैसे कमाए होते? नहीं दोस्तों, ऐसा कोई बुढ़ा नहीं है जिसने अपनी डेथ बेड पर यह सोचा हो। जो बुढ़े अपनी आखिरी सांस लेते हैं वो क्या सोचते हैं पता है? वो सोचते हैं अपने बचपन के दिन, वो सोचते हैं अपने माँ बाप के साथ बिताए लम्हे, वो सोचते हैं अपने बच्चों की पहली हंसी, वो सोचते हैं अपने पार्टनर के साथ बिताई वो रातें जब दोनों ने मिलकर ख्वाब देखे थे, वो सोचते हैं उन दोस्तों के बारे में जिन्होंने मुश्किल वक्त में साथ दिया, वो सोचते हैं उन लम्हों के बारे में जब उन्होंने किसी की मदद की, किसी की जिंदगी बदली। ये वो चीजें हैं जो मैटर करती हैं, ये वो चीजें हैं जो 80 साल की उम्र में भी याद आती हैं, और ये वो चीजें हैं जिन पर हम आज फोकस नहीं कर रहे। हिंदी में एक कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता नहीं वो टिकता है। जो चीजें दिखती हैं, पैसा, गाड़ी, बंगला, ब्रांड, फॉरेन ट्रिप, ये सब बिकती हैं, ये सब दुनिया को दिखती हैं, लेकिन ये नहीं टिकती। ये सब आज है, कल नहीं। जो चीजें टिकती हैं, रिश्ते, यादें, प्यार, अपनापन, ये नहीं दिखती, ये अंदर होती है, ये हार्ट में होती है, और यही मैटर करती है। फॉरू लिखते हैं कि जब उसके दोस्त की डेथ हुई तो उसकी माँ ने कुछ नहीं कहा, वो बस उसकी तस्वीर देखती रही, वो उसके बचपन की यादें शेयर करती रही, वो उसकी अच्छाइयाँ गिनती रही। किसी ने नहीं पूछा कि उसकी सैलरी क्या थी, किसी ने नहीं पूछा कि उसका प्रमोशन हुआ या नहीं, किसी ने नहीं पूछा कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी थी। सबने सिर्फ ये याद किया कि वो कैसा इंसान था, और फॉरो को एहसास हुआ कि यही असली मैटर है, कि तुम कैसे इंसान थे ये मैटर करता है, कि तुमने कितनों की जिंदगी छुई ये मैटर करता है, कि तुम कितने प्यार से जिए ये मैटर करता है। दूसरा एक्सरसाइज, फरूक कहती हैं, अपनी लाइफ की टॉप 5 वैल्यूज लिखो, वो 5 चीजें जो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर देखो कि तुम्हारा टाइम इन वैल्यूज के अराउंड है या नहीं। फरूक की खुद की 5 वैल्यूज हैं। 1 हेल्थ, उसकी बॉडी, उसका माइंड, उसकी एनर्जी। 2 रिलेशनशिप्स, उसकी वाइफ, उसके पेरेंट्स, उसके ट्रू फ्रेंड्स। 3 ग्रोथ, उसकी लर्निंग, उसका इंप्रूवमेंट, उसका एवोल्यूशन। 4 कंट्रीब्यूशन, उसके रीडर्स की मदद, समाज की सेवा, कुछ अच्छा करने का जज्बा। 5 पीस, उसका सुकून, उसकी शांति, उसका इनर काम। और फरूक बताता है कि उसकी लाइफ में जब भी प्रॉब्लम आई, जब भी वो डिस्ट्रैक्टेड हुआ, जब भी वो डिप्रेस्ड हुआ, उसका कारण था कि वो इन वैल्यूज के अगेंस्ट जा रहा था। वो हेल्थ इग्नोर कर रहा था, वो रिलेशनशिप्स निग्लेक्ट कर रहा था, वो ग्रोथ रोक रहा था, वो कंट्रीब्यूशन भूल रहा था, वो पीस खो रहा था। तो उसने एक रूल बनाया, हर डिसीजन, हर एक्शन, हर कमिटमेंट को वो इन 5 वैल्यूज के अगेंस्ट चेक करता है। अगर कोई चीज इन वैल्यूज के साथ मैच करती है तो वो यस बोलता है, अगर नहीं करती तो वो नो बोलता है। सिंपल, क्लीन, इफेक्टिव। आप भी करो ये एक्सरसाइज। बैठो, सोचो, अपनी 5 वैल्यूज लिखो, वो 5 चीजें जो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन याद रखना, ये वो नहीं जो दुनिया इंपॉर्टेंट समझती है, ये वो है जो तुम इंपॉर्टेंट समझते हो। ये तुम्हारा पर्सनल कंपस है, ये तुम्हारी पर्सनल कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके खिलाफ कोई डिसीजन नहीं लेना। और फिर देखो, अपना कैलेंडर खोलो, अपना टाइम देखो, कितना टाइम तुम इन वैल्यूज पर दे रहे हो, कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो उन चीजों पर जो तुम्हारी वैल्यूज में ही नहीं। अगर तुम्हारी वैल्यूज और तुम्हारा कैलेंडर मैच नहीं करते तो तुम झूठ जी रहे हो, तुम अपने आप से झूठ बोल रहे हो, तुम दुनिया को दिखा रहे हो कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन अंदर से जानते हो कि वो इंपॉर्टेंट नहीं, और ये हिपोक्रेसी तुम्हें अंदर से खा रही है। 2.3 द 80-20 रूल फॉर लाइफ। 3 परेटो प्रिंसिपल, 80-20 रूल। ये प्रिंसिपल कहता है कि 80% रिजल्ट्स आते हैं 20% एफर्ट से, 80% प्रॉब्लम आती है 20% वजहों से।
80% खुशी मिलती है 20% लोगों से, 80% स्ट्रेस आता है 20% सिचुएशन से। फोरो कहती हैं, इस प्रिंसिपल को अपनी पूरी लाइफ पर अप्लाई करो। सोचिए, आपके 100 कॉन्टैक्ट्स हैं, इनमें से कौन से 20 लोग आपको 80% खुशी देते हैं? उन पर फोकस करो। बाकी 80 लोग जो सिर्फ टाइम ले रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं, लेकिन कुछ दे नहीं रहे, उनसे डिस्टेंस बनाओ, उन्हें नो बोलो, उनके लिए टाइम मत निकालो। आपकी 10 एक्टिविटीज हैं जो आप डेली करते हो, इनमें से कौन सी 2 एक्टिविटीज आपको 80% ग्रोथ देती हैं? उन पर ज्यादा टाइम दो। बाकी 8 एक्टिविटीज जो सिर्फ टाइम पास हैं, जो सिर्फ बिजीनेस है, जो कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रही, उन्हें रिड्यूस करो, उन्हें डेलीगेट करो, उन्हें एलिमिनेट करो। आपके 50 थॉट्स हैं जो रोज आते हैं, इनमें से कौन से 10 थॉट्स आपको 80% एंजाइटी देते हैं? उन थॉट्स को कैच करो, उनको चैलेंज करो, उनको रिप्लेस करो, क्योंकि वही तुम्हें नीचे खींच रहे हैं। फोरो अपनी लाइफ में इस प्रिंसिपल को रेगुलरली अप्लाई करता है। वो बताता है कि उसने एक बार एनालाइज किया कि उसकी एनर्जी कहाँ जा रही है। उसने पाया कि 80% स्ट्रेस आता है सिर्फ 20% लोगों से, कुछ टॉक्सिक फ्रेंड्स, कुछ डिमांडिंग रिलेटिव्स, कुछ नेगेटिव कोलीग्स। उसने एक डिसीजन लिया, उसने उन लोगों से डिस्टेंस बनाना शुरू किया, स्लोली, ग्रेजुअली, पोलाइटली, लेकिन फर्मली। और रिजल्ट, उसका स्ट्रेस 80% कम हो गया। और ये सेल्फिश नहीं है दोस्तों, ये सेल्फ प्रिजर्वेशन है। तुम अपनी मेंटल हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तुम अपनी जिंदगी के कैप्टन हो। अगर तुम्हारा क्रू ही तुम्हें नीचे खींच रहा है तो तुम्हें उन्हें चेंज करना होगा। या तो उनकी जगह बदलो या उनसे दूर हो जाओ। और चौथा, सबसे पावरफुल, सबसे इंटेंस, सबसे अनकंफर्टेबल, मेमेंटो मोरी। ये लैटिन फ्रेज है, मतलब याद रखना कि तुम्हें एक दिन मरना है। अच्छा, अनकंफर्टेबल हो गए ना? थोड़ा सा डर लग रहा है ना? थोड़ा सा घबराहट हो रही है ना? ये ठीक है, ये नेचुरल है। हम सब मौत से डरते हैं, हम सब मौत को इग्नोर करते हैं, हम सब मौत को भूलना चाहते हैं। लेकिन स्टोइक फिलोसोफर्स कहती हैं, मौत को याद रखना, मौत को एम्ब्रेस करना, मौत को अपना टीचर बनाओ। क्यों? क्योंकि जब तुम याद रखोगे कि तुम्हें एक दिन मरना है, तो तुम आज का दिन ज्यादा अच्छे से जियोगे। जब तुम याद रखोगे कि तुम्हारा टाइम लिमिटेड है, तो तुम टाइम वेस्ट नहीं करोगे। जब तुम याद रखोगे कि तुम्हारी सांसें गिन चुकी हैं, तो तुम हर सांस को कीमती समझोगे। और ये डिप्रेसिंग नहीं है दोस्तों, ये लिबरेटिंग है, ये फ्रीडम है, ये मोटिवेशन है। सोचिए, अगर आपको पता चल जाए कि आपके पास सिर्फ 1 साल बचा है, तो आप क्या करोगे? आप उस जॉब पर जाओगे जो आपको पसंद नहीं? आप उस इंसान से लड़ते रहोगे जो आपके लिए मैटर करता है? आप अपना टाइम यूजलेस चीजों में वेस्ट करोगे? आप अपने सपनों को इग्नोर करोगे? आप अपने पैशंस को दबाओगे? नहीं, आप वो सब करोगे जो आपकी हार्ट चाहती है। आप वो लोगों से प्यार करोगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप वो काम करोगे जो आपको सुकून देता है। आप वो जिंदगी जियोगे जो आप एक्चुअली जीना चाहते थे। तो क्यों इंतजार? क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पास कितना टाइम है। किसी को नहीं पता। फरू का दोस्त नहीं जानता था कि 32 साल में उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। कोई नहीं जानता। हम सब बस अज्यूम कर रहे हैं कि हम 60, 70, 80 साल जिएंगे, लेकिन गारंटी कहाँ है? तो मेमेंटो मोरी, याद रखना कि तुम्हें एक दिन मरना है, और इस याद को अपनी लाइफ का कंपास बनाओ। हर सुबह उठ के सोचो, अगर आज मेरा आखिरी दिन होता तो मैं क्या करता, और फिर वही करो जो तुम्हारा दिल कहे। फरो की लाइफ का सबसे डार्क पीरियड था 2012, जब उसकी नौकरी गई, जब उसका ब्रेकअप हुआ, जब उसका दोस्त मरा। 3 चीजें एक साथ, 3 शॉक्स एक साथ, 3 ट्रेजेडीज एक साथ। वो बताता है कि उस दोस्त की डेथ ने उसे सबसे ज्यादा तोड़ा, क्योंकि वो दोस्त उम्र में उससे बड़ा था, फिट था, हेल्दी था, सक्सेसफुल था, लाइफ में सब कुछ था, और एक दिन हार्ट अटैक, बस खत्म। फरोज के गया, उसकी माँ से मिला। उसकी माँ रो रही थी। वो अपने बेटे की तस्वीर देखती है, वो उसकी चाइल्डहुड स्टोरी सुना रही थी। वो बता रही थी कि वो स्कूल में कैसे था, वो क्रिकेट कैसे खेलता था, वो एग्जाम्स में कैसे चीट करता था। फरो ने नोटिस किया, किसी ने नहीं पूछा कि उसकी सैलरी क्या थी, किसी ने नहीं पूछा कि उसका प्रमोशन हुआ या नहीं, किसी ने नहीं पूछा कि उसने कितना पैसा छोड़ा। सब सिर्फ उसकी यादें शेयर कर रहे थे, सब सिर्फ उसकी अच्छाइयां गिनती रहे थे, सब सिर्फ उसकी इंसानियत याद कर रहे थे। उसी दिन फरो ने डिसाइड किया, उसने डिसाइड किया कि वो अब से सिर्फ उन चीजों पर फोकस करेगा जो एक्चुअली मैटर करती हैं।
वो अब से सिर्फ उन लोगों के साथ टाइम बिताएगा जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। वो अब से सिर्फ उन कामों को करेगा जो एक्चुअली वैल्यू ऐड करते हैं। और इसी डिसीजन के रिजल्ट में लिखी गई ये किताब, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, चैप्टर 2, कंक्लूजन। तो दोस्तों, अब हमें पता चल गया कि असली मैटर क्या है। वो है वो चीजें जो तुम 80 साल की उम्र में याद करोगे। वो है वो वैल्यूज जो तुम्हारी लाइफ का कंपस है। वो है वो 20% चीजें जो 80% रिजल्ट्स देती हैं। और वो है मौत का एहसास जो तुम्हें आज जीना सिखाता है। लेकिन ये सब सिर्फ थ्योरी है। अब इस थ्योरी को प्रैक्टिस में लाने की जरूरत है। और इस प्रैक्टिस का पहला कदम है नो कहना सीखना। चलिए अगले चैप्टर में समझते हैं कि नो कहना असली में कैसे सीखें। चैप्टर 3, ना कहना सीखो, असली ताकत का राज। दोस्तों, अब हम आते हैं शायद इस किताब के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पर, और शायद आपकी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट लेसन पर। और वो लेसन है नो कहना सीखना। इंडियन सोसाइटी में नो बोलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हम सीखते ही ऐसे हैं कि नो बोलना रूड है, नो बोलना इंसल्ट है, नो बोलना सेल्फिश है, नो बोलना बुरा है। लेकिन फरू कहती हैं, नो बोलना सीख लो वरना तुम्हारी जिंदगी किसी और की जिंदगी बन जाएगी। 3.1 लोग क्या कहेंगे, इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। इंडिया में सबसे कॉमन फ्रेज है लोग क्या कहेंगे। रिश्तेदार अचानक आ जाते हैं बिना बताए। आप बिजी हो, काम कर रहे हो, लेकिन आप नो नहीं बोल सकते। आपको बोलना पड़ता है आइए आइए, बहुत खुशी हुई। दोस्त बुलाते हैं पार्टी में, आप थक के मर रहे हो, घर जाके सोना चाहते हो, लेकिन आप नो नहीं बोल सकते। आपको बोलना पड़ता है हाँ आ रहा हूं, बस 10 मिनट में। बॉस एक्स्ट्रा काम दे देता है, आपकी प्लेट ऑलरेडी फुल है, लेकिन आप नो नहीं बोल सकते। आपको बोलना पड़ता है जी जरूर कर दूंगा। और ये यस बोलने का मतलब क्या है? हर यस किसी ना किसी चीज को नो है। जब तुम ऑफिस पार्टी के लिए यस बोलते हो तो तुम अपने रेस्ट के लिए नो बोल रहे हो। जब तुम एक्स्ट्रा काम के लिए यस बोलते हो तो तुम अपनी फैमिली के लिए नो बोल रहे हो। जब तुम अनवांटेड रिश्तेदार के लिए यस बोलते हो तो तुम अपने आप के लिए नो बोल रहे हो। और यही प्रॉब्लम है, हम इतने यस बोल देते हैं कि हमारे पास अपने लिए कुछ नहीं बचता। हम इतने एडजस्टमेंट्स कर देते हैं कि हम खुद एडजस्ट हो जाते हैं। हम इतने समझौते कर देते हैं कि हम खुद समझौता बन जाते हैं। फरू कहती हैं, तुम्हारी जिंदगी का टाइम लिमिटेड है, तुम्हारी एनर्जी लिमिटेड है, तुम्हारा फोकस लिमिटेड है। हर चीज के लिए यस बोलना मतलब किसी और चीज के लिए नो बोलना। तो सोच समझ के यस बोलो। 3.2 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सच। इकोनॉमिक्स में एक टर्म है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब जब तुम एक ऑप्शन चूज करते हो तो दूसरे ऑप्शंस का लॉस तुम्हें झेलना पड़ता है। समझिए, मान लो तुम्हारे पास संडे का दिन है, तुम 4 काम कर सकते हो। घर पर आराम करो, या फैमिली के साथ घूमने जाओ, या ऑफिस का पेंडिंग काम करो, या किसी दोस्त की शादी में जाओ। तुम दोस्त की शादी चूज करते हो तो तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? वो आराम जो तुम्हें मिल सकता था, वो फैमिली टाइम जो तुम बिता सकते थे, वो ऑफिस काम जो तुम कंप्लीट कर सकते थे, ये सब तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब ये सिंपल एग्जाम्पल था, लेकिन लाइफ में कॉम्प्लेक्स डिसीजंस होते हैं। फुरू कहती हैं, हर यस के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझो। जब तुम किसी प्रोजेक्ट के लिए यस बोलते हो तो तुम अपने आप को 6 महीने कमिट कर रहे हो। इन 6 महीनों में तुम क्या क्या खो सकते हो? नए अपॉर्चुनिटीज, फैमिली टाइम, हेल्थ, ट्रैवल प्लान्स, ये सब तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। वॉरेन बफे दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक कहते हैं, सक्सेसफुल पीपल से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। सक्सेसफुल लोग ऑलमोस्ट हर चीज को नो बोल देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका टाइम लिमिटेड है, उनकी एनर्जी लिमिटेड है, उनका फोकस लिमिटेड है। तो वो सिर्फ उन्हीं चीजों को यस बोलते हैं जो उनकी प्रायोरिटीज से मैच करती हैं। फुरू ने ये लेसन अपनी लाइफ में अप्लाई किया। उसने एक बार डिसाइड किया कि वो हर उस चीज को नो बोलेगा जो उसकी 5 वैल्यूज के अगेंस्ट हो। रिजल्ट, उसके पास ज्यादा टाइम आया अपने लिए, ज्यादा एनर्जी आई अपने काम के लिए, ज्यादा फोकस आया अपने गोल्स के लिए, और उसकी लाइफ सिंपल हो गई, क्लीन हो गई, पीसफुल हो गई। अब सवाल ये है कि नो कैसे बोलें? कैसे बोलें बिना रूड हुए? कैसे बोलें बिना रिश्ते खराब किए? कैसे बोलें बिना लोगों को बुरा लगे? फॉरू देते हैं कुछ प्रैक्टिकल स्क्रिप्ट्स। सिनारियो 1, कोई दोस्त बुलाता है पार्टी में, लेकिन तुम नहीं जाना चाहते। बोल सकते हो, यार बहुत अच्छा लगा तूने याद किया, लेकिन ऑनेस्टली मैं थोड़ा एग्जॉस्टेड हूं इस हफ्ते, मुझे कुछ मी टाइम चाहिए,
नेक्स्ट टाइम जरूर। सिनारियो 2, रिश्तेदार अचानक आना चाहते हैं बिना बताए। बोल सकते हो, मौसी जी बहुत खुशी होगी आपसे मिलके, लेकिन अभी मैं कुछ अर्जेंट काम में बिजी हूं, क्या कल आप आ सकती हैं या मैं खुद आ जाता हूं कल। सिनारियो 3, बॉस एक्स्ट्रा काम दे रहे हैं जबकि प्लेट ऑलरेडी फुल है। बोल सकते हो, सर मैं ये प्रोजेक्ट पूरी डेडिकेशन के साथ करना चाहता हूं, लेकिन अभी मेरे पास 3 अर्जेंट प्रोजेक्ट्स हैं, अगर मैं ये भी ले लूंगा तो क्वालिटी सफर होगी। क्या हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि पहले क्या करना है। सिनारियो 4, कोई रिलेटिव पैसा मांग रहा है जो तुम नहीं देना चाहते। बोल सकते हो, चाचा जी मैं समझता हूं आपकी प्रॉब्लम, लेकिन अभी मेरे पास खुद कुछ कमिटमेंट्स हैं, मैं इस टाइम हेल्प नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। देखा, इन सब में तुमने नो बोला लेकिन ग्रेसफुल रहे। तुमने मना किया लेकिन रिश्ता नहीं तोड़ा। तुमने रिफ्यूजल दिया लेकिन इंसल्ट नहीं किया। फौरू कहती हैं, पहले ऑकवर्ड लगेगा, पहले लोग बुरा मानेंगे, पहले तुम्हें गिल्टी फील होगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें आदत हो जाएगी और फिर तुम रियलाइज करोगे कि जो लोग तुम्हारा नो से नाराज होते हैं वो एक्चुअली तुम्हारा टाइम रिस्पेक्ट नहीं करते थे, तो उनसे दूर होना ही बेटर है। 3.4 में हम बात करेंगे द एम्प्टी कैलेंडर फिलॉसफी। फरूक का एक पर्सनल रूल है, अपने कैलेंडर में खाली जगह छोड़ो। आजकल लोग अपना कैलेंडर इतना भर लेते हैं कि सांस लेने की जगह नहीं होती। बैक टू बैक मीटिंग्स, बैक टू बैक कॉल्स, बैक टू बैक कमिटमेंट्स। दिन खत्म होता है लेकिन कुछ खास नहीं होता। फरूक कहती है, ओवर प्लानिंग इज इक्वल टू ओवर स्ट्रेस। जब तुम अपना कैलेंडर 100% भर देते हो तो तुम्हारे पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड आ जाए तो तुम्हारा पूरा दिन बिगड़ जाता है। अगर कोई अर्जेंट काम आ जाए तो तुम्हारा स्केड्यूल ध्वस्त हो जाता है। अगर तुम्हारी एनर्जी लो हो तो तुम फिर भी भागे चलते हो। इसलिए फ्रू अपने कैलेंडर में 30-40% खाली जगह छोड़ता है। वो जानता है कि उसे पता नहीं कि कल क्या होगा। वो जानता है कि उसे पता नहीं कि कल उसका मूड कैसा होगा। वो जानता है कि उसे पता नहीं कि कल कोई इमरजेंसी आ जाए, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी रखता है। और ये खाली जगह वेस्ट नहीं है, ये खाली जगह फ्रीडम है, ये खाली जगह पीस है, ये खाली जगह ब्रीदिंग स्पेस है। फिरू बताता है कि उसने एक बार अपना कैलेंडर 15 मिनट स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया था। हर 15 मिनट के लिए कुछ न कुछ प्लान था। रिजल्ट, वो पागल हो गया। वो कॉन्स्टेंटली क्लॉक देख रहा था, वो कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में था, वो कॉन्स्टेंटली भाग रहा था और दिन खत्म होते होते उसे लगा कि वो कुछ नहीं कर पाया। तो उसने ये सिस्टम छोड़ा। उसने बोला, मैं अपने कैलेंडर को गाइड बनूंगा, मास्टर नहीं। कैलेंडर मेरे लिए है, मैं कैलेंडर के लिए नहीं। और लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का। फुरू कहती हैं, अपने दिमाग की रक्षा करो जैसे अपने घर की करते हो। सोचिए, आप अपने घर में किसी अनजान को अंदर आने देते हैं? आप अपने घर का दरवाजा किसी के लिए भी खोल देते हैं? नहीं। आप चेक करते हो कौन है, क्यों आ रहा है, क्या चाहिए। आप डोरबेल सुनते हो, देखते हो कौन है, फिर डिसाइड करते हो कि अंदर आने दो या नहीं। लेकिन अपने दिमाग के साथ आप क्या करते हो? कोई भी न्यूज़ आती है, अंदर आने देते हो। कोई भी थॉट आता है, अंदर आने देते हो। कोई भी नोटिफिकेशन आती है, अंदर आने देते हो। कोई भी कॉन्वर्सेशन होती है, अंदर आने देते हो। कोई भी नेगेटिविटी आती है, अंदर आने देते हो। आपने दिमाग का दरवाजा किसी के लिए भी खोल रखा है 24/7, बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी चेक के, बिना किसी परमिशन के। और नतीजा, आपका दिमाग गार्बेज से भरा है, यूजलेस न्यूज से भरा है, टॉक्सिक थॉट्स से भरा है, नेगेटिव लोगों की बातों से भरा है। और इस गार्बेज में आपके अपने अच्छे विचार, अच्छे सपने सब दब गए हैं। फरू कहती हैं, फिल्टर करो, गार्ड करो, प्रोटेक्ट करो। सुबह उठ के पहला घंटा फोन मत देखो। पहला घंटा अपने दिमाग को दो, अपने विचारों को दो, अपने सपनों को दो। न्यूज़ तब देखो जब जरूरी हो, नहीं तो मत देखो। सोशल मीडिया तब देखो जब प्लान्ड हो, नहीं तो मत देखो। लोगों की बातों को तब सुनो जब उनका वेट हो, नहीं तो इग्नोर करो। नेगेटिव थॉट्स को आते ही पकड़ो और बाहर निकालो। आपका दिमाग आपका सबसे कीमती एसेट है, इसलिए इसकी रक्षा करो, इसकी सफाई करो, इसकी सिक्योरिटी करो। चैप्टर 3 कंक्लूजन। तो दोस्तों, नो कहना सीख लो। नो बोलो उन चीजों को जो तुम्हारी वैल्यूज के अगेंस्ट हैं। नो बोलो उन लोगों को जो तुम्हारा टाइम वेस्ट करते हैं। नो बोलो उन अपॉर्चुनिटीज को जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। नो बोलो उन विचारों को जो तुम्हें नीचे खींचते हैं।
नो बोलो उन न्यूज़ को जो तुम्हें अंदर से खाली करती हैं, और यस बोलो सिर्फ उन चीज़ों को जो एक्चुअली मैटर करती हैं। यस बोलो अपने आप को, यस बोलो अपने सपनों को, यस बोलो अपने रिश्तों को, यस बोलो अपने सुकून को। और इस चैप्टर का चैलेंज, कल से अगले 7 दिन हर उस चीज को नो बोलो जो तुम्हारी वैल्यूज के अगेंस्ट हो। देखो कितना वेट उतर जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 4, मेंटल क्लैरिटी, दिमाग का झोंका। दोस्तों, अब जब हमने सीख लिया कि नो कैसे बोलना है, तो अगला कदम है मेंटल क्लैरिटी। क्योंकि जब तक तुम्हारा दिमाग क्लियर नहीं होगा, तब तक तुम सही चीजों को पहचान ही नहीं पाओगे। तो चलिए समझते हैं कि मेंटल क्लैरिटी कैसे पाई जाए। 4.1, ओवर थिंकिंग का कैदी कैसे बने। पहले समझते हैं प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम का नाम है ओवर थिंकिंग। आपके दिमाग में रोज कितने थॉट्स आते हैं पता है? रिसर्च कहती है 60,000 से 80,000। 60,000 से 80,000 थॉट्स हर दिन, हर रोज, हर वक्त। और इनमें से 95% थॉट्स वही होते हैं जो कल आए थे। वही साइकिल, वही लूप, वही रिपीट। उसने ये क्यों कहा, मैंने वो क्यों कहा, अगर मैं ये कर लेता तो, अगर मैं वो कर लेता तो, फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट में क्या हुआ। और ये लूप ही ओवरथिंकिंग है, ये लूप ही एंजाइटी है, ये लूप ही स्ट्रेस है। रात को 2 बजे आप सो रहे हो, अचानक दिमाग में आता है उस मीटिंग में मैंने जो कहा वो सही था, और नींद उड़ गई। अब आप 2 घंटे तक ये सोचते रहोगे कि क्या सही था, क्या गलत था, क्या बोलना चाहिए था, क्या नहीं बोलना चाहिए था। सुबह उठ के फ्रेशन हो रहे हो, अचानक दिमाग में आता है कल की डेडलाइन याद है, और दिन की शांति खत्म। अब आप पूरा दिन उस डेडलाइन के स्ट्रेस में रहोगे। ऑफिस में काम कर रहे हो, अचानक दिमाग में आता है माँ ने कल फोन क्यों नहीं किया, और फोकस टूटा। अब आप अगले 30 मिनट माँ के बारे में सोचोगे, काम भूल के। ये है ओवरथिंकिंग, और इस ओवरथिंकिंग ने हमें अपना कैदी बना लिया है। हम अपने दिमाग के कैद हैं, हम अपने विचारों के कैद हैं, हम अपने थॉट्स के कैद हैं। फरू कहती हैं, इस जेल से निकलने का एक ही रास्ता है, अपने दिमाग का गार्बेज बाहर निकालो। और इस गार्बेज निकालने का फोरू का सीक्रेट वेपन है मॉर्निंग पेजेस। ये टेक्निक आई है जूलिया कैमरन की फेमस बुक द आर्टिस्ट्स वे से। फोरू ने इसे अडॉप्ट किया और अपना बनाया। मॉर्निंग पेजेस का मतलब, सुबह उठते ही 3 पेजेस हैंड रिटन लिखो, जो भी दिमाग में आए, बिना सोचे, बिना फिल्टर किए, बिना एडिट किए, बिना करेक्ट किए, बस लिखो। मैं आज थक गया हूं, लिखो। कल उसने मुझे इग्नोर किया, लिखो। मुझे अपनी जॉब पसंद नहीं, लिखो। मुझे क्या करना है लाइफ में, लिखो। मैं क्यों उठा आज, लिखो। कितनी गर्मी है, लिखो। चाय पी लेनी चाहिए, लिखो। कुछ भी, जो भी आ रहा है दिमाग में, बस लिखते जाओ। 3 पेजेस हैंड रिटन, सुबह सुबह। क्यों हैंड रिटन? क्योंकि टाइपिंग में ब्रेन और हैंड का कनेक्शन नहीं होता। टाइपिंग में ब्रेन बहुत तेज होता है, वो एक साथ 5 चीजें सोच सकता है, लेकिन हैंडराइटिंग स्लो है। हैंडराइटिंग में ब्रेन को वेट करना पड़ता है हैंड के लिए, और इस वेट में ब्रेन फिल्टर करना बंद कर देता है। जो भी आता है सीधा हैंड तक पहुंचता है और पेपर पर उतर जाता है। और ये क्यों सुबह सुबह? क्योंकि सुबह दिमाग फ्रेश होता है। रात की नींद के बाद दिमाग में जो भी है वो सरफेस पर आता है। वो गार्बेज जो अंदर दबा था वो बाहर आता है, और सुबह सुबह उससे बाहर निकाल दो तो पूरा दिन दिमाग लाइट रहता है, क्लियर रहता है, फोकस्ड रहता है। फोरू रोज 3 पेजेस लिखता है, 10 साल से, बिना नागा किए। वो कहता है कि इस एक्सरसाइज ने उसकी लाइफ बदल दी। इस एक्सरसाइज ने उसके दिमाग को शांत किया। इस एक्सरसाइज ने उसकी क्लैरिटी बढ़ाई। इस एक्सरसाइज ने उसकी क्रिएटिविटी अनलॉक की। आप भी ट्राई करो कल सुबह से, सिर्फ 3 पेजेस, 15-20 मिनट, देखो क्या होता है। 4.3, जर्नलिंग फॉर क्लैरिटी। मॉर्निंग पेजेस के बाद फोरू करता है एक और चीज, जर्नलिंग। मॉर्निंग पेजेस में वो कुछ भी लिखता है, बिना स्ट्रक्चर के, बिना पर्पस के, बिना डायरेक्शन के। लेकिन जर्नलिंग में वो स्ट्रक्चर्ड होता है। वो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस का जवाब लिखता है। फोरू के 4 क्वेश्चंस हैं जो वो रोज जर्नल में लिखता है। आज मैं किस चीज के लिए ग्रेटफुल हूं? आज का एक प्रायोरिटी टास्क क्या है? कौन सी चीज मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सकती है? आज मैं कौन सा अच्छा काम कर सकता हूं? चलिए समझते हैं इन क्वेश्चंस को। पहला सवाल, ग्रैटिट्यूड। ये साइंस है।
ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से ब्रेन में डोपामीन और सेरोटोनिन बढ़ता है। ये नेचुरली मूड बूस्टर्स हैं। जब तुम रोज 3 चीजें लिखोगे जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो, तो तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली उन चीजों को ढूंढने लगता है, पॉजिटिव चीजें ढूंढने लगता है, और धीरे धीरे तुम्हारा ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव हो जाता है। दूसरा सवाल, प्रायोरिटी टास्क। ये क्लैरिटी देता है। जब तुम सुबह डिसाइड कर लोगे कि आज का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, तो तुम्हारा पूरा दिन उस टास्क के अराउंड रिवॉल्व करेगा। तुम भटकोगे नहीं, तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, तुम जानते रहोगे कि मुझे ये करना है आज। 3 सवाल, डिस्ट्रैक्शंस। ये प्रिपरेशन है। जब तुम पहले से आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन सी चीजें तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, तो तुम उनके लिए रेडी रहोगे। अगर पता है कि फोन तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता है, तो फोन को साइलेंट कर दोगे। अगर पता है कि सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट करता है, तो उसे ब्लॉक कर दोगे। अगर पता है कि कुछ लोग डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तो उनसे दूर रहोगे। चौथा सवाल, अच्छा काम। ये पर्पस है। जब तुम रोज एक अच्छा काम करोगे, किसी की मदद, कोई डोनेशन, कोई अच्छी बात, तो तुम्हारा सेल्फ वर्थ बढ़ेगा। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा जीना मीनिंगफुल है। तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी कुछ कर रहे हो। ये 4 क्वेश्चंस, रोज 5 मिनट, लाइफ चेंजिंग रिजल्ट्स। अब बात करते हैं फोकस की प्रैक्टिकल टेक्निक की। फोरू कहती हैं 90 मिनट फोकस ब्लॉक, फिर 20 मिनट ब्रेक। ये क्यों? साइंस कहती है कि हमारा ब्रेन अल्ट्रेडियन रिदम्स में काम करता है, मतलब 90 से 120 मिनट तक हम डीप फोकस में काम कर सकते हैं। उसके बाद ब्रेन को रेस्ट चाहिए। अगर हम इस रिदम को इग्नोर करते हैं तो प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है। फोरू का मेथड सिंपल है। सुबह का टाइम जब एनर्जी पीक पर हो, वो 90 मिनट का ब्लॉक लगाता है। इस ब्लॉक में फोन ऑफ, ईमेल बंद, सोशल मीडिया बंद, नोटिफिकेशंस बंद। सिर्फ एक काम, 90 मिनट फुल फोकस। 90 मिनट के बाद 20 मिनट का ब्रेक। उठो, घूमो, पानी पियो, कुछ और करो जो माइंड को रिलैक्स करे। फिर अगला 90 मिनट ब्लॉक। फोरू दिन में 2-3 ऐसे ब्लॉक्स लगाता है बस। बाकी टाइम वो लो फोकस काम करता है, ईमेल्स, कॉल्स, मीटिंग्स, प्लानिंग। लेकिन क्रिएटिव काम, इंपॉर्टेंट काम, हाई वैल्यू काम सिर्फ फोकस ब्लॉक्स में। और ये मेथड काम करता है क्योंकि ये ब्रेन के नेचुरल रिदम के साथ जाता है, अगेंस्ट नहीं। जैसे रेसलर राउंड के बीच में रेस्ट लेता है, वैसे ब्रेन को भी रेस्ट चाहिए राउंड्स के बीच में। आप भी ट्राई करो कल से। 90 मिनट फोकस, 20 मिनट ब्रेक। देखो कितना ज्यादा काम हो पाता है। और लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का, फरूक का एक और पावरफुल टूल, इंफॉर्मेशन डिटॉक्स। फरूक ने 1 साल तक न्यूज नहीं देखी, एक पूरा साल। कोई न्यूज़पेपर नहीं, कोई टीवी न्यूज़ नहीं, कोई न्यूज़ वेबसाइट नहीं, कोई न्यूज़ ऐप नहीं। क्या मिस किया? कुछ नहीं। वो कहता है जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट होती है वो मुझे किसी न किसी तरह मिल ही जाती है। फैमिली बता देती है, फ्रेंड्स बता देते हैं, कॉलीग्स बता देते हैं। जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती वो मैं वेस्ट नहीं करता अपना टाइम। और सच ये है कि 99% न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती। किसी एक्टर का डिवोर्स, किसी पॉलिटिशियन का स्टेटमेंट, किसी कंट्री का इलेक्शन, किसी कंपनी का IPO, इनका तुम्हारी लाइफ पर क्या फर्क पड़ता है? 0। लेकिन ये तुम्हारा टाइम ले लेती है, तुम्हारी एनर्जी ले लेती है, तुम्हारा फोकस ले लेती है। फरूक कहती हैं जितनी इंफॉर्मेशन तुम कंज्यूम करोगे उतना क्लटर्ड होगा तुम्हारा दिमाग। जितना क्लटर्ड दिमाग उतना कम फोकस, उतनी कम क्लैरिटी, उतनी कम पीस। तो करो एक एक्सपेरिमेंट। 7 दिन, 1 हफ्ता, कोई न्यूज़ नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई न्यूज़पेपर नहीं, सिर्फ अपने आप के साथ रहो, अपने थॉट्स के साथ रहो, अपने फैमिली के साथ रहो। देखो क्या होता है। और सोशल मीडिया वो भी बंद। 7 दिन, इंस्टाग्राम बंद, फेसबुक बंद, ट्विटर बंद, व्हाट्सएप सिर्फ इंपॉर्टेंट चैट्स के लिए। देखो कितना टाइम बचता है, देखो कितना पीस मिलता है, देखो कितना क्लैरिटी आता है। तो दोस्तों, मेंटल क्लैरिटी के लिए 4 चीजें करो। 1, मॉर्निंग पेजेस, सुबह 3 पेजेस हैंड रिटन, जो भी आए लिखो। 2, जर्नलिंग, 4 क्वेश्चंस, ग्रैटिट्यूड, प्रायोरिटी, डिस्ट्रैक्शंस, गुड डीड। 3, 90 मिनट फोकस ब्लॉक्स, फोन बंद, ईमेल बंद, सिर्फ एक काम। 4, इंफॉर्मेशन डिटॉक्स, न्यूज बंद, सोशल मीडिया बंद, सिर्फ अपने साथ। और इस चैप्टर का चैलेंज, आज रात फोन को किचन में रख के सोने की हिम्मत है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 5, काम ही करना है तो सही काम करो। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की, प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज की। फरू कहती हैं काम करना है तो सही काम करो। वो काम जो मैटर करता है, वो काम जो वैल्यू ऐड करता है, वो काम जो तुम्हें आगे बढ़ाता है। 5.1 द आईवी ली मेथड,
100 साल पुराना सीक्रेट। पहला मेथड, आईवी ली मेथड, 100 साल पुराना, आज भी उतना ही रेलेवेंट। 1918 में एक आदमी था, चार्ल्स स्वाब। वो दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी चलाता था। एक दिन उसने आईवी ली नाम के कंसल्टेंट को बुलाया। बोला, मुझे सिखाओ कि मेरी कंपनी की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं। जो भी फी चाहिए दूंगा। आईवी ली ने कहा, 20 मिनट दो मुझे अपने हर एग्जीक्यूटिव के साथ। श्वाब ने मना कर दिया, बोला 20 मिनट में क्या होगा। ली ने कहा, बस ट्राई करो। श्वाब मान गया। ली ने हर एग्जीक्यूटिव के साथ 20 मिनट बिताया, उन्हें एक सिंपल मेथड सिखाया, फिर वो चला गया। 3 महीने बाद श्वाब ने ली को $25,000 का चेक भेजा। 1918 में $25,000 आज के हिसाब से 4-5 करोड़ रुपए। श्वाब ने लिखा, ये मेरा अब तक का बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। क्या था वो मेथड? बिल्कुल सिंपल। हर शाम कल के 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क लिखो, उन्हें प्रायोरिटी दो 1 से 6। कल सुबह उठ के सिर्फ टास्क नंबर 1 करो, जब तक कंप्लीट ना हो टास्क नंबर 2 मत छुओ। ऐसे ही करते जाओ, जो टास्क्स रह गए वो अगली शाम की लिस्ट में डाल दो। आईवी ली मेथड, 100 साल, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इफेक्टिव। क्यों काम करता है? क्योंकि ये डिसीजन फटीग खत्म करता है। सुबह उठ के तुम सोचते नहीं कि क्या करना है, तुम बस करते हो। तुम लिस्ट देखते हो और शुरू हो जाते हो, क्योंकि ये क्लैरिटी देता है। तुम्हें पता है कि आज का 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, उस पर फोकस है, बाकी सब सेकेंडरी है। क्योंकि ये रियलिस्टिक है। 6 टास्क, सिर्फ 6, ज्यादा नहीं, अचीवेबल, प्रैक्टिकल। आज भी फारूक इस मेथड को यूज करता है। दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स इस मेथड को यूज करते हैं, तुम भी यूज करो। दूसरा, फारूक का फेवरेट फ्रेज, डू इट बैडली। सुनने में अजीब लगता है ना, बुरा करो, लेकिन इसके पीछे ज्ञान है। फारूक कहती हैं, पहले करो फिर परफेक्ट करो। प्रॉब्लम यह है कि हम परफेक्शनिस्ट बन गए हैं। हम सोचते हैं कि पहला अटेम्प्ट ही परफेक्ट होना चाहिए। हम सोचते हैं कि शुरुआत में ही 100% क्वालिटी आनी चाहिए, और इस सोच की वजह से हम शुरू ही नहीं करते। कोई बुक लिखनी है, सोचते हैं पहला चैप्टर इतना अच्छा होना चाहिए कि पब्लिशर सराह दे, और फिर शुरू नहीं करते। कोई यूट्यूब चैनल शुरू करना है, सोचते हैं पहला वीडियो इतना अच्छा होना चाहिए कि वायरल हो जाए, और फिर शुरू नहीं करते। कोई बिजनेस शुरू करना है, सोचते हैं बिजनेस प्लान इतना परफेक्ट होना चाहिए कि इन्वेस्टर पैसा दे दे, और फिर शुरू नहीं करते। और ये परफेक्शनिज्म हमें रोकता है ग्रो होने से, रोकता है सीखने से, रोकता है आगे बढ़ने से। फारूक कहती हैं, देखो दुनिया के बेस्ट राइटर्स का पहला ड्राफ्ट वो 50% क्वालिटी का होता है, फिर वो एडिट करते हैं, फिर वो इंप्रूव करते हैं, फिर 70% क्वालिटी आती है, फिर 80%, फिर 90%, फिर 95%, लेकिन पहला ड्राफ्ट हमेशा एवरेज। तो डू इट बैडली का मतलब ये नहीं कि हमेशा बुरा करो, मतलब ये है कि शुरुआत में परफेक्ट मत बनो। शुरुआत करो, फिर इंप्रूव करो, फिर परफेक्ट बनो। अगर तुम 100% का वेट करोगे तो कभी शुरू ही नहीं करोगे, और अगर कभी शुरू नहीं करोगे तो कभी परफेक्ट नहीं बनोगे। फुरो कहती हैं, टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनर्जी मैनेजमेंट। सबके पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ लोग 24 घंटों में उतना काम कर लेते हैं जितना दूसरे 48 घंटों में भी नहीं कर पाते। फर्क कहाँ है? फर्क है एनर्जी में। टाइम तो सबके पास इक्वल है, लेकिन एनर्जी इक्वल नहीं है। कुछ लोग सुबह 5 बजे उठते हैं और उनकी एनर्जी पीक होती है। कुछ लोग रात 10 बजे एक्टिव होते हैं। कुछ लोग 2 बजे आफ्टरनून में लो फील करते हैं। कुछ लोग शाम 5 बजे हाई होते हैं। तो फुरो कहती हैं, अपनी एनर्जी को समझो, अपने पीक आवर्स को पहचानो, और हाई एनर्जी टास्क्स उन्हीं आवर्स में करो। फुरो की एनर्जी पीक होती है सुबह 5 से 9 के बीच, तो वो इन 4 घंटों में अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करता है, राइटिंग, थिंकिंग, प्लानिंग, क्रिएटिंग। बाकी दिन में वो लो फोकस काम करता है, ईमेल्स, मीटिंग्स, कॉल्स, एडमिन वर्क। और ये सिंपल शिफ्ट ने उसकी प्रोडक्टिविटी डबल कर दी, क्योंकि वो अब अपनी एनर्जी के साथ काम कर रहा है, अगेंस्ट नहीं। आप भी देखो, आप कब मोस्ट एनर्जेटिक रहते हो? सुबह, दोपहर, रात। उन घंटों में अपने हार्डेस्ट टास्क्स करो, बाकी टाइम इजी टास्क्स करो, देखो फर्क। 5.4 द टू लिस्ट स्ट्रैटेजी। फोरू कहती हैं, 2 लिस्ट बनाओ। पहली लिस्ट चीजें जो तुम करते हो, दूसरी लिस्ट चीजें जो तुम कभी नहीं करोगे। पहली लिस्ट तो सबके पास होती है, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, लेकिन दूसरी लिस्ट वो नहीं होती। फोरू कहती हैं, बाउंड्रीज डिफाइन करो, क्लियर बाउंड्रीज, फर्म बाउंड्रीज। मेरी लिस्ट, नो मीटिंग्स बिफोर 11 AM, नो फोन आफ्टर 9 PM, नो वर्क ऑन संडेज, no negative people in my circle, no news in the morning, no social media during focus blocks. ऐसी लिस्ट
क्लियर, फर्म, नॉन नेगोशिएबल। जब तुम ये बाउंड्रीज डिफाइन करोगे तभी लोग तुम्हारी वैल्यू समझेंगे। जब तुम ये बाउंड्रीज डिफाइन करोगे तभी तुम अपना टाइम बचा पाओगे। जब तुम ये बाउंड्रीज डिफाइन करोगे तभी तुम अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट कर पाओगे। नहीं तो क्या होगा? लोग तुम्हें किसी भी टाइम कॉल करेंगे, तुम हर बार उठाओगे। लोग तुम्हें किसी भी काम के लिए बुला लेंगे, तुम हर बार जाओगे। लोग तुम्हें किसी भी चीज के लिए यस बोलने को मजबूर करेंगे, तुम हर बार यस बोल दोगे। और एक दिन तुम देखोगे कि तुम्हारी लाइफ किसी और की लाइफ बन गई। तुम्हारे पास अपने लिए कुछ नहीं बचा। तो बनाओ दूसरी लिस्ट, मैं ये नहीं करूंगा, और इस लिस्ट पर स्टिक करो। और 5वां, पार्किंसंस लॉ का इस्तेमाल। ये लॉ कहता है काम उतना टाइम लेता है जितना तुम उसके लिए दो। अगर तुम किसी काम के लिए 1 घंटा दोगे तो वो 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। अगर तुम 3 घंटे दोगे तो वो 3 घंटे लेगा। अगर तुम 1 दिन दोगे तो वो 1 दिन लेगा। काम खुद नहीं बदलता, तुम्हारा एलोकेशन बदलता है। फुरू इस लॉ का इस्तेमाल करता है प्रोडक्टिविटी के लिए। वो डेडलाइंस कम रखता है। वो कहता है कि सोचो कि ये काम कितने टाइम में होना चाहिए आइडियली, फिर उससे 20% कम टाइम दो और फिर देखना कि काम हो जाएगा। ईमेल का रिप्लाई नॉर्मली लोग 15 मिनट लेते हैं, फुरू 5 मिनट लेता है, क्योंकि वो जानता है कि 5 मिनट काफी हैं। रिपोर्ट लिखनी है, नॉर्मली लोग 1 वीक लेते हैं, फुरू 3 डेज लेता है, क्योंकि वो जानता है कि 3 डेज काफी हैं। मीटिंग करनी है, नॉर्मली लोग 1 घंटा लेते हैं, फुरू 30 मिनट लेता है, क्योंकि वो जानता है कि 30 मिनट काफी हैं। और ये काम करता है क्योंकि जब डेडलाइन टाइट होती है तो ब्रेन फोकस कर लेता है। जब डेडलाइन लूज होती है तो ब्रेन प्रोक्रेस्टिनेट करता है। ब्रेन को पता है कि टाइम है तो वो आराम करता है। ब्रेन को पता है कि टाइम कम है तो वो फास्ट मोड में आ जाता है। तो डेडलाइंस कम रखो, अपने आप को चैलेंज दो, देखो कितना फास्ट हो सकते हो। तो दोस्तों, प्रोडक्टिविटी के 5 पावरफुल टूल्स। 1. आईवी ली मेथड। 6 टास्क्स प्रायोरिटी दो, एक-एक करो। 2. डू इट बैडली, पहले करो फिर परफेक्ट करो। 3. एनर्जी मैनेजमेंट, पीक आवर्स में हाई फोकस काम। 4. टू लिस्ट स्ट्रैटेजी, बाउंड्रीज डिफाइन करो, फर्म रहो। 5. पार्किंसंस लॉ, डेडलाइंस कम रखो, फास्ट करो। और इस चैप्टर का चैलेंज, कल के लिए सिर्फ 3 टास्क्स लिखो और कुछ नहीं, देखो क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 6, रिलेशनशिप्स। असली फोकस यही है। दोस्तों, अब हम आते हैं शायद लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर, रिलेशनशिप्स। फरोग कहती हैं पैसा आ जाएगा, सक्सेस आ जाएगी, फेम आ जाएगा, लेकिन रिलेशनशिप्स वो नहीं आएंगे अगर तुमने टाइम नहीं दिया। 6.1 डनबार्स नंबर, कितने दोस्त चाहिए। पहले समझते हैं कि रिलेशनशिप्स का साइंस क्या कहता है। रॉबिन डनबार एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। उन्होंने रिसर्च की कि इंसान मैक्सिमम कितने लोगों के साथ मीनिंगफुल रिलेशनशिप मेंटेन कर सकता है। उनका आंसर आया 150, 150 लोग। डनबार्स नंबर। थ्योरी कहती है कि इंसान का ब्रेन इतना ही प्रोसेस कर सकता है। 150 से ज्यादा लोगों के साथ मीनिंगफुल रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं। और आज के टाइम में तुम्हारे पास कितने हैं? फेसबुक फ्रेंड्स 1000+ होंगे, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स 2000+ होंगे, लिंक्डइन कनेक्शंस 500+ होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप्स 20+ होंगे। लेकिन असली दोस्त कितने हैं? वो लोग जो रात 2 बजे फोन उठाएं, वो लोग जो बिना मतलब के तुम्हारा हाल पूछें, वो लोग जो मुश्किल वक्त में साथ खड़े हों। शायद 2, 3, 5 भी हो गए तो बहुत हैं। फरोग ने कॉन्शियसली अपना सर्कल छोटा किया। उसने डिसाइड किया कि वो सिर्फ 10-15 लोगों के साथ डीप रिलेशनशिप मेंटेन करेगा। बाकी सब एक्वेंटेंसेस हैं, उनके साथ शैलो इंटरैक्शन, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। और ये सेल्फिश नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। तुम्हारी एनर्जी लिमिटेड है, तुम्हारा टाइम लिमिटेड है, तुम्हारा फोकस लिमिटेड है, तो इस लिमिटेड रिसोर्स को इन्वेस्ट करो उन लोगों में जो एक्चुअली मैटर करते हैं। 6.2 द लेट देम थ्योरी। दूसरा, फरूक्स का पावरफुल कॉन्सेप्ट द लेट देम थ्योरी। सिंपल है, जो लोग तुम्हें अप्रिशिएट नहीं करते उन्हें जाने दो। जो लोग तुम्हारा टाइम वेस्ट करते हैं उन्हें जाने दो। जो लोग तुम्हें नीचे दिखाना चाहते हैं उन्हें जाने दो। जो लोग तुम्हारी वैल्यू नहीं समझते उन्हें जाने दो। लेट देम। वो जो करना चाहते हैं करने दो, तुम अपना देखो। कोई दोस्त प्लान कैंसिल करे, लेट देम।
तुम अपना टाइम किसी और चीज में लगा दो। कोई कोलीग क्रेडिट ले जाए, लेट देम, तुम अपना काम करते रहो। कोई रिलेटिव नेगेटिव कमेंट्स करे, लेट देम, तुम अपनी लाइफ जीते रहो। कोई पार्टनर अप्रिशिएट ना करे, लेट देम, तुम अपने आप को अप्रिशिएट करो। लेट देम का मतलब इंडिफरेंस नहीं है, लेट देम का मतलब एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्ट करो कि लोग वही करेंगे जो वो करना चाहते हैं, तुम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम सिर्फ अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। और जब तुम ये एक्सेप्ट कर लोगे तो बहुत वेट उतर जाएगा, बहुत स्ट्रेस कम हो जाएगा, बहुत टेंशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि तुम अब दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, तुम अपने अकॉर्डिंग चल रहे हो। 6.3 क्वालिटी टाइम का फॉर्मूला। तीसरा, फरूक का फॉर्मूला क्वालिटी टाइम के लिए। वो और उसकी वाइफ का रूल है हर दिन 1 घंटा फोन फ्री क्वालिटी टाइम। 1 घंटा सिर्फ दोनों, कोई फोन नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई लैपटॉप नहीं, सिर्फ बातें, सिर्फ एक दूसरे के साथ। हर हफ्ते एक डेट नाइट, किसी अच्छी जगह जाओ, घर से बाहर निकलो, नए एक्सपीरियंसेस क्रिएट करो। हर साल एक ट्रिप सिर्फ दोनों साथ, बच्चों के बिना, रिलेटिव्स के बिना, फ्रेंड्स के बिना, सिर्फ दोनों, कोई नहीं। ये रिचुअल्स हैं और रिचुअल्स ही रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। रोमांस नहीं, ग्रैंड जेस्चर्स नहीं, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स नहीं, रिचुअल्स, रूटीन, कंसिस्टेंसी। हर दिन थोड़ा सा, हर हफ्ते कुछ अच्छा, हर साल कुछ खास। फरू कहती है लव इज नॉट अ फीलिंग, लव इज अ डिसीजन। और हर दिन ये डिसीजन लो कि मैं इस इंसान के साथ टाइम दूंगा, मैं इस इंसान को प्रायोरिटी दूंगा, मैं इस इंसान के लिए प्रेजेंट रहूंगा। 6.4 डीप कॉन्वर्सेशंस द लॉस्ट आर्ट। चौथा, फरू कहती हैं डीप कॉन्वर्सेशन सीखो। आज की कॉन्वर्सेशंस कैसी होती हैं? क्या खाया, कहाँ गया, कौन मिला, क्या देखा, कौन मर गया। शैलो, सरफेस लेवल, कोई डेप्थ नहीं। फरू सजेस्ट्स पूछो कैसे हो एक्चुअली और सुनो एक्चुअली। एक्चुअली कीवर्ड है, क्योंकि जब तुम एक्चुअली पूछते हो तो तुम डीप जा रहे हो, तुम सरफेस से नीचे जा रहे हो, तुम असली में पूछ रहे हो। और फिर सुनो, बिना जज किए, बिना एडवाइस दिए, बिना इंटरप्ट किए, बस सुनो, समझो, फील करो। फरू एक स्टोरी बताता है, एक बाप बेटा की। बेटा 25 साल का, बाप 60 साल का। एक दिन बेटे ने पूछा, पापा आपके सपने क्या थे जब आप 25 के थे? बाप ने सोचा, फिर बोला, मैं इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन पैसे नहीं थे तो नौकरी कर ली, फिर शादी हो गई, फिर तुम पैदा हुए, फिर सपने भूल गया। बेटे ने पूछा, अगर आज मौका मिले तो क्या करोगे? बाप रो दिया। उसकी आंखों में सपने थे जो कभी पूरे नहीं हुए। उसकी आंखों में वो लड़का था जो कभी मरता नहीं। उसकी आंखों में वो इंसान था जो दफन हो गया था रिस्पॉन्सिबिलिटीज के नीचे। बेटे ने उसे गले लगाया, बोला, पापा मैं हूं ना, मैं आपके सपने पूरे करूंगा। ये डीप कॉन्वर्सेशन है। ये वो बात है जो रिलेशनशिप्स को बदल देती है। ये वो पल है जो कभी भूलता नहीं। आजकल ऐसी बातें कहाँ होती हैं? आजकल तो लोग एक साथ बैठ के भी फोन देख रहे हैं। आजकल तो फैमिलीज एक साथ हैं लेकिन अलग अलग। आजकल तो रिश्ते हैं लेकिन रिलेशनशिप्स नहीं। तो डीप कॉन्वर्सेशंस सीखो, एक्चुअली पूछो और एक्चुअली सुनो। 6.5 सेल्फिश सेल्फ केयर। और 5वां फरो का कॉन्ट्रडिक्टरी लगने वाला पॉइंट, सेल्फिश सेल्फ केयर। फरो कहती हैं अपना ख्याल रखना सेल्फिश नहीं है, अपना ख्याल रखना जरूरी है। एयरप्लेन में सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस सुनी है? पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाओ, फिर दूसरों की मदद करो। ये सेल्फिश नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। क्योंकि अगर तुम ही बेहोश हो तो किसी की मदद कैसे करोगे? बिल्कुल यही बात लाइफ में है। अगर तुम फिजिकली वीक हो तो फैमिली का साथ कैसे दोगे? अगर तुम मेंटली डिस्टर्ब्ड हो तो बच्चों को कैसे संभालोगे? अगर तुम इमोशनली ड्रेन्ड हो तो पार्टनर के साथ कैसे रहोगे? इसलिए सेल्फ केयर जरूरी है। अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, अपने माइंड का ख्याल रखो, अपनी एनर्जी का ख्याल रखो, अपने आप को टाइम दो, अपने आप को पैम्पर करो, अपने आप को प्रायोरिटाइज करो। जब तुम हेल्दी होगे तभी हेल्दी रिलेशनशिप्स दे सकते हो। जब तुम हैप्पी होगे तभी दूसरों को हैप्पी कर सकते हो। जब तुम पीसफुल होगे तभी दूसरों को पीस दे सकते हो। तो सेल्फिश बनो, अपने आप के लिए सेल्फिश, क्योंकि ये सेल्फिशनेस ही आखिर में सबसे बड़ा सेल्फलेसनेस है।
फरो लिखता है एक बात जो दिल छू जाती है। वो कहता है, अगर तुम अपने पार्टनर के साथ बैठ के फोन देख रहे हो तो तुम वहां नहीं हो, तुम फोन के साथ हो। पार्टनर सिर्फ बॉडी है, तुम्हारा माइंड फोन के साथ है, तुम्हारा अटेंशन फोन के साथ है, तुम्हारा प्यार फोन के साथ है। ये फोकस नहीं है, ये बिट्रेयल है। जरा सोचिए, आपने कितनी बार ऐसा किया है? अपने पार्टनर के साथ डिनर टेबल पर बैठे हैं लेकिन फोन चेक कर रहे हैं। अपने बच्चों के साथ पार्क में बैठे हैं लेकिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं। अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के बातें कर रहे हैं लेकिन नोटिफिकेशंस देख रहे हैं। और आपको लगता है कि आप वहां हो, आप नहीं हो। आप फिजिकली वहां हो, मेंटली नहीं। और ये फिजिकल प्रेजेंस बिना मेंटल प्रेजेंस के सिर्फ एक बॉडी है, रिलेशनशिप नहीं। फरो कहती हैं, बी वेयर यू आर। जब तुम ऑफिस में हो तो ऑफिस में रहो, जब तुम घर में हो तो घर में रहो, जब तुम फैमिली के साथ हो तो फैमिली के साथ रहो। पूरा, कंप्लीट, प्रेजेंट। तो दोस्तों, रिलेशनशिप्स के लिए 5 बातें याद रखो। 1. डन बाज नंबर। 150 से ज्यादा मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स पॉसिबल नहीं, तो वाइजली चूज करो। 2. लेट देम थियरी। लोगों को वो करने दो जो वो करना चाहते हैं, तुम अपना देखो। 3. क्वालिटी टाइम फॉर्मूला। हर दिन 1 आवर, हर हफ्ते 1 डेट, हर साल 1 ट्रिप। 4. डीप कॉन्वर्सेशंस। एक्चुअली पूछो, एक्चुअली सुनो। और 5. सेल्फिश सेल्फ केयर। अपना ख्याल रखो, तभी दूसरों का रख पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 7, पैसा और पर्पस दोनों का संतुलन। दोस्तों, अब बात करते हैं एक सेंसिटिव टॉपिक की, पैसा और पर्पस। फरोज स्पिरिचुअल गुरु नहीं है जो कहेंगे कि पैसा मैटर नहीं करता। वो प्रैक्टिकल आदमी है। वो मानते हैं कि पैसा मैटर करता है, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। 7.1 पैसा इंपॉर्टेंट है, मानो या ना मानो। पहला पॉइंट, पैसा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैसा स्ट्रेस कम करता है। जब तुम्हें पता है कि मेडिकल इमरजेंसी में तुम्हारा पैसा है तो तुम सो सकते हो। जब तुम्हें पता है कि बच्चों की फीस भरनी है और पैसा है तो तुम चैन से काम कर सकते हो। जब तुम्हें पता है कि रिटायरमेंट के लिए पैसा है तो तुम आज की जिंदगी जियोगे, कल की चिंता नहीं करोगे। पैसा ऑप्शंस देता है। जब तुम्हारे पास पैसा है तो तुम टॉक्सिक जॉब छोड़ सकते हो। जब तुम्हारे पास पैसा है तो तुम अब्यूसिव रिलेशनशिप से बाहर आ सकते हो। जब तुम्हारे पास पैसा है तो तुम वो काम कर सकते हो जो तुम्हें पसंद है, चाहे उसमें शुरू में पैसा कम हो। पैसा फ्रीडम देता है, फ्रीडम टू से नो, फ्रीडम टू चूज, फ्रीडम टू लिव लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स। तो ये मान लो कि पैसा इंपॉर्टेंट है, ये गलत नहीं है, ये ग्रीडी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है। प्रॉब्लम तब आती है जब पैसा ही पर्पस बन जाता है, जब पैसा ही गॉड बन जाता है, जब पैसा ही सब कुछ बन जाता है। तब तुम कभी रुकते नहीं, तब तुम कभी चैन नहीं पाते, तब तुम कभी सैटिस्फाइड नहीं होते। कितना काफी है? 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़? फरूक्स का सवाल है, जब तक तुम इनफ डिफाइन नहीं करोगे तब तक तुम दौड़ते रहोगे। कभी रुकना नहीं, कभी चैन नहीं, कभी पीस नहीं। वो एक स्टोरी बताता है। एक अमीर आदमी, उसके पास सब कुछ था, करोड़ का बिजनेस, बड़ा बंगला, लग्जरी कार्स, फॉरेन ट्रिप्स, लेकिन वो कभी खुश नहीं था। हमेशा टेंशन, हमेशा स्ट्रेस, हमेशा दौड़। एक दिन वो साधु के पास गया, बोला, बाबा मुझे चैन नहीं मिलता, क्या करूं? साधु ने कहा, अपने पास कितना है? अमीर आदमी ने बताया, इतना करोड़, इतना प्रॉपर्टी, इतना बिजनेस। साधु ने कहा, और कितना चाहिए? अमीर आदमी ने सोचा, बोला, डबल हो जाए तो शायद चैन मिले। साधु ने कहा, जब डबल हो जाएगा तब और डबल चाहिए होगा। जब तक तुम इनफ नहीं कहोगे तब तक चैन नहीं मिलेगा। अमीर आदमी को समझ आया। उसने इनफ डिसाइड किया और फिर चैन मिला। फिर भी बिजनेस चलता रहा, फिर भी पैसा आता रहा, लेकिन अब वो दौड़ नहीं रहा था, वो चल रहा था, स्लोली, पीसफुली, हैप्पीली। तो इनफ डिफाइन करो, कितना काफी है? 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, जो भी हो डिफाइन करो और उसके बाद की दौड़ बंद करो। 7.3 इकिगाई, जापानीज कॉन्सेप्ट। इकिगाई का मतलब है रीजन फॉर बीइंग, वो चीज जिसके लिए तुम सुबह उठते हो, वो चीज जो तुम्हें एनर्जी देती है, वो चीज जो तुम्हें पर्पस देती है। इकिगाई 4 चीजों के इंटरसेक्शन में मिलता है। जो तुम्हें पसंद है, तुम्हारा पैशन, जो तुम में अच्छे हो, तुम्हारा टैलेंट, जिसकी दुनिया को जरूरत है, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन, और जिसके लिए तुम्हें पैसा मिलता है, तुम्हारा प्रोफेशन। इन 4 चीजों के बीच में जो कॉमन एरिया है वो है इकिगाई, वो है तुम्हारा पर्पस, वो है तुम्हारा रीजन फॉर बीइंग। फोरू ने अपना इकिगाई 35 साल में फाइंड किया, राइटिंग।
उसे लिखना पसंद था, वो अच्छा लिखता था, दुनिया को अच्छी राइटिंग की जरूरत थी और उसे इस राइटिंग के लिए पैसा मिलता था। तो उसने डिसाइड किया मैं राइटर बनूंगा, पूरा टाइम, फुल कमिटमेंट। और उसकी लाइफ बदल गई, क्योंकि अब वो सिर्फ पैसा नहीं कमा रहा था, वो पर्पस भी जी रहा था, वो पैशन भी फॉलो कर रहा था, वो कंट्रीब्यूशन भी दे रहा था। तुम भी ढूंढो अपना इकिगाई, वो चीज जो ये 4 चीजें सेटिस्फाई करती है। वो मिलेगी मुश्किल से, लेकिन मिलेगी जरूर। और जब मिल जाएगी तो तुम कभी वर्क नहीं करोगे, तुम सिर्फ अपना पर्पस जियोगे। 7.4 फायर मूवमेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। आजकल ये बहुत पॉपुलर हो रहा है। लोग अपनी 30s 40s में रिटायर हो जाना चाहते हैं, बहुत सेव करते हैं, बहुत इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सैक्रिफाइस करते हैं ताकि जल्दी रिटायर हो सकें। फोरोज की इस पर राय इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं रिटायर मतलब काम बंद करना नहीं है, रिटायर मतलब वो काम करना जो तुम्हें पसंद हो। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं कि तुम घर बैठ जाओ। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि तुम्हें अब पैसा कमाने के लिए काम नहीं करना पड़ता। तुम काम कर सकते हो क्योंकि तुम्हें काम पसंद है। तुम काम कर सकते हो क्योंकि तुम्हें पर्पस मिलता है। तुम काम कर सकते हो क्योंकि तुम्हें कंट्रीब्यूशन देना है। तो फायर का ऑब्सेशन मत लो, सेविंग का मैडनेस मत बनाओ। इन्वेस्ट करो, सेव करो, लेकिन बैलेंस्ड लाइफ जियो। आज भी जियो, कल की भी सोचो, लेकिन आज मत मरो कल के लिए। और 5वां, लेगेसी, वो जो तुम्हारे जाने के बाद बचेगा। जब तुम नहीं रहोगे, लोग क्या याद करेंगे? तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा बंगला, या तुम्हारा वो दिन जब तुमने किसी की मदद की, या तुम्हारी वो बात जिसने किसी की लाइफ बदल दी, या तुम्हारा वो प्यार जिसने किसी को सहारा दिया। फरूख अपने पापा की स्टोरी बताता है। उनके पापा टीचर थे, सिंपल टीचर, कोई बड़ा आदमी नहीं, कोई अमीर आदमी नहीं, कोई फेमस आदमी नहीं। लेकिन जब वो गए तो उनके स्टूडेंट्स ने एक स्कॉलरशिप फंड बनाया उनके नाम से, ताकि उनके जैसे और बच्चे पढ़ सकें, ताकि उनकी लेगेसी कंटिन्यू हो। ये है असली लेगेसी। पैसा नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, ब्रांड नहीं, इम्पैक्ट। वो लोगों की जिंदगी में जो फर्क तुमने डाला, वो तुम्हारी लेगेसी है। वो लोगों के दिलों में जो जगह तुमने बनाई, वो तुम्हारी लेगेसी है। वो लोगों की यादों में जो तुम्हारा चेहरा है, वो तुम्हारी लेगेसी है। तो सोचो, क्या लेगेसी छोड़कर जाओगे? किस चीज के लिए याद किए जाओगे? किस काम के लिए रिस्पेक्ट पाओगे? अगर कल तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हें और सिर्फ 5 साल जीना है, तो आज काम पर कितने घंटे दोगे? कितने घंटे फैमिली को दोगे? कितने घंटे अपने आप को दोगे? कितने घंटे दुनिया को दोगे? ये रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सच ये है कि किसी को नहीं पता कि कितने साल बचे हैं। हो सकता है 5 साल, हो सकता है 50 साल, हो सकता है कल ही खत्म हो जाए। तो आज ही डिसाइड करो, आज ही बैलेंस बनाओ, पैसा भी कमाओ, पर्पस भी जियो, दोनों का संतुलन रखो। चैप्टर 8 दिनचर्या, छोटे बदलाव, बड़े रिजल्ट्स। दोस्तों, अब हम आते हैं आखिरी चैप्टर में। यहां तक हमने बहुत कुछ सीखा, थ्योरी सीखी, कॉन्सेप्ट सीखे, स्ट्रैटेजीज सीखे। लेकिन अब सवाल यह है कि इन सब को डेली लाइफ में कैसे उतारें, कैसे बनाएं ऐसी दिनचर्या जो कंटिन्यूअसली फोकस्ड रखे। मॉर्निंग रूटीन, फॉरुक्स का ब्लूप्रिंट। फॉरुक्स की मॉर्निंग रूटीन, ये वो ब्लूप्रिंट है जो उसने 10 सालों में रिफाइन किया है। 5 AM उठना। सक्सेसफुल पीपल वेक अप एट 5 का ऑब्सेशन नहीं है। फॉरुक्स 5 बजे इसलिए उठता है क्योंकि उसे शांति पसंद है। सुबह 5 बजे फोन साइलेंट है, लोग सो रहे हैं, नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे, दुनिया सो रही है, सिर्फ वो जाग रहा है। ये शांति उसे पसंद है। 5:15 to 6 AM मॉर्निंग पेजेस प्लस जर्नलिंग। 45 मिनट, पहले 3 पेजेस मॉर्निंग पेजेस, जो भी आए लिखो, फिर जर्नल, 4 क्वेश्चंस, ग्रेटफुल, प्रायोरिटी, डिस्ट्रैक्शंस, गुड डीड। 6 to 7 AM पढ़ाई या लर्निंग, 1 घंटा, कुछ नया सीखना, कोई बुक पढ़ना, कोई कोर्स करना, कोई स्किल इंप्रूव करना। ये इन्वेस्टमेंट है अपने आप में। ये वो टाइम है जो फ्यूचर में कॉम्पाउंड होगा। 7 to 8 AM एक्सरसाइज प्लस शावर, 1 घंटा, बॉडी को मूव करो, स्वेट करो, शावर करो, फ्रेश फील करो। बॉडी हेल्दी रहेगी तभी माइंड शार्प रहेगा। 8 to 9 AM फैमिली टाइम प्लस ब्रेकफास्ट, 1 घंटा, वाइफ के साथ बातें, ब्रेकफास्ट टुगेदर, कोई फोन नहीं, कोई काम नहीं, सिर्फ फैमिली, सिर्फ प्यार। 9 AM ऑनवर्ड्स काम शुरू,
अब काम शुरू, फोकस ब्लॉक्स, डीप वर्क, हाई वैल्यू टास्क्स। ये है फॉरुक्स की मॉर्निंग रूटीन। 4 घंटे सिर्फ अपने लिए, 4 घंटे दुनिया से पहले, 4 घंटे जो पूरे दिन की डायरेक्शन सेट करते हैं। 8.2 द फर्स्ट आवर रूल। फॉरू का गोल्डन रूल, दिन का पहला घंटा दुनिया को मत दो, खुद को दो। पहला घंटा सुबह 5 से 6। इस घंटे में कोई फोन नहीं, कोई ईमेल नहीं, कोई न्यूज नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं। सिर्फ तुम और तुम्हारा दिमाग, तुम और तुम्हारा जर्नल, तुम और तुम्हारी किताब, तुम और तुम्हारी बॉडी। ये घंटा तुम्हारा है। इसमें जो करोगे वो दिन की डायरेक्शन सेट करेगा। अगर इस घंटे में तुम फोन उठा के स्क्रॉल करोगे तो तुम्हारा दिन रिएक्टिव होगा। तुम नोटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग चलोगे, तुम दूसरों की डिमांड्स के अकॉर्डिंग चलोगे। अगर इस घंटे में तुम अपने आप के साथ रहोगे तो तुम्हारा दिन प्रोएक्टिव होगा। तुम अपने गोल्स के अकॉर्डिंग चलोगे, तुम अपनी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग चलोगे। तो फर्स्ट आवर रूल फॉलो करो। पहला घंटा सिर्फ अपना, दुनिया को बाद में। रात का टाइम भी इंपॉर्टेंट है। जैसे दिन की शुरुआत रूटीन से होती है, वैसे दिन का एंड भी रूटीन से होना चाहिए। फोरू का 9 PM रूल। 9 बजे फोन किचन में, दिमाग शांति में। 9 to 10 PM पढ़ाई या पार्टनर के साथ बातचीत। कोई अच्छी बुक पढ़ो, कोई लाइट टॉपिक, कोई एंटरटेनमेंट नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, बस रिलैक्स। 10 PM स्लीपिंग। टारगेट 7 से 8 घंटे की नींद, क्योंकि नींद में ही बॉडी रिपेयर होती है, नींद में ही ब्रेन प्रोसेस होता है, नींद में ही एनर्जी रिचार्ज होती है। रूटीन दिमाग को सिग्नल देती है, अब सो जा, अब टेंशन मत ले, अब कल की चिंता कल। और ये सिग्नल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर रूटीन नहीं होगी तो दिमाग चलेगा, सोचता रहेगा, एनालाइजिंग करता रहेगा और नींद नहीं आएगी। 8.4 वीकली रिव्यूज, स्टीयरिंग द शिप। हर संडे इवनिंग फोरू का वीकली रिव्यू। वो 4 क्वेश्चंस पूछता है। इस हफ्ते की जीत क्या थी? सबसे बड़ी सीख क्या मिली? कौन सी चीज वेस्ट ऑफ टाइम थी? अगले हफ्ते की एक प्रायोरिटी क्या है? ये 4 क्वेश्चंस, 15 मिनट, लाइफ चेंजिंग। जीत सेलिब्रेट करो, छोटी जीत भी, क्योंकि ये पॉजिटिविटी लाती है, मोटिवेशन देती है, आगे बढ़ने की एनर्जी देती है। सीख, हर हफ्ते कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अगर नहीं मिल रहा तो तुम ग्रो नहीं कर रहे, तो ढूंढो क्या सीखा इस हफ्ते, क्या नया पता चला, क्या बेटर समझ आया। वेस्ट, आइडेंटिफाई करो कि टाइम कहां वेस्ट हुआ, कौन सी हैबिट यूजलेस थी, कौन सा लोग टॉक्सिक था, कौन सी एक्टिविटी मीनिंगलेस थी। अगले हफ्ते उन्हें अवॉइड करो। प्रायोरिटी, अगले हफ्ते का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, सिर्फ एक, उस पर फोकस करो, बाकी सब सेकेंडरी। वीकली रिव्यू एक तरह से स्टीयरिंग व्हील है। तुम्हारी लाइफ एक शिप है। अगर तुम रेगुलरली स्टीयर नहीं करोगे तो ये शिप भटकती रहेगी, वेव्स के अकॉर्डिंग चलेगी, करंट के अकॉर्डिंग चलेगी। लेकिन जब तुम रेगुलरली स्टीयर करोगे तब तुम कंट्रोल में रहोगे, तुम डायरेक्शन डिसाइड करोगे। 8.5 मंथली डीप वर्क डे। महीने का एक दिन, फरूक का सोलो डे। वो किसी को नहीं बताता, कहीं चला जाता, कोई फोन नहीं, कोई ईमेल नहीं, कोई मीटिंग नहीं, सिर्फ वो और उसकी सोच। इस दिन वो क्या करता है? प्लान करता है, अगले महीने का, अगले 3 महीने का, अगले साल का। गोल सेट करता है, स्ट्रैटेजीज बनाता है, ड्रीम्स देखता है, रिव्यू करता है, पिछले महीने की प्रोग्रेस, क्या अचीव किया, क्या मिस किया, क्यों मिस किया, कैसे इंप्रूव करें। रिफ्लेक्ट करता है लाइफ के बारे में, पर्पस के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, हेल्थ के बारे में, कहाँ जा रहा है, कहाँ जाना चाहिए। ये सोलो डे बहुत पावरफुल है, क्योंकि नॉर्मल दिन में तुम डेली टास्क्स में उलझे रहते हो, तुम रिएक्टिव मोड में रहते हो, लेकिन सोलो डे में तुम प्रोएक्टिव मोड में आते हो। तुम सोचते हो, तुम प्लान करते हो, तुम डायरेक्शन डिसाइड करते हो। फरू कहती हैं, मंथली सोलो डे वो दिन है जो बाकी के 29 डेज डिफाइन करता है। 8.6 हैबिट्स ओवर गोल्स। और लास्ट पॉइंट, फरू का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, हैबिट्स ओवर गोल्स। गोल्स क्या है? मैं 10 kg वेट लूज करूंगा, मैं एक बुक लिखूंगा, मैं 1 करोड़ कमाऊंगा। गोल्स डायरेक्शन देते हैं, गोल्स डेस्टिनेशन बताते हैं, लेकिन गोल्स गारंटी नहीं देते। हैबिट्स क्या है? मैं रोज 20 मिनट वॉक करूंगा, मैं रोज 1 पेज लिखूंगा, मैं रोज 1 आवर पढ़ाई करूंगा। हैबिट्स प्रोसेस हैं, हैबिट्स एक्शन है, हैबिट्स गारंटी देते हैं। गोल्स पर फोकस करोगे तो क्या होगा? अगर गोल अचीव नहीं हुआ तो डीमोटिवेट हो जाओगे। अगर गोल अचीव हो गया तो नेक्स्ट गोल ढूंढना पड़ेगा। गोल अचीव करना एक इवेंट है, इवेंट टेम्परेरी होता है।
हैबिट्स पर फोकस करोगे तो क्या होगा? रोज प्रोग्रेस, रोज इंप्रूवमेंट, रोज ग्रोथ। हैबिट्स का क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है 1% बेटर एवरी डे। 1% डेली इंप्रूवमेंट एक साल में 37 टाइम्स बेटर बना देता है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है पर्सनल ग्रोथ का। फरू का एग्जाम्पल, उसने एक साल रोज एक पेज लिखा, एक साल बाद 365 पेजेस, एक पूरी बुक। गोल नहीं था, हैबिट थी, और हैबिट ने बुक लिखवा दी। तो गोल सेट करो लेकिन हैबिट्स पर फोकस करो। गोल्स डेस्टिनेशन है, हैबिट्स व्हीकल है। डेस्टिनेशन तक पहुंचना है तो व्हीकल चलाओ, रोज, रेगुलरली, कंसिस्टेंटली। फुरूक कहती हैं, रूटीन बंदिश नहीं है, रूटीन आजादी है। लोग सोचते हैं कि रूटीन बोरिंग होती है, रूटीन क्रिएटिव लोगों के लिए नहीं होती, रूटीन फ्रीडम नहीं देती। लेकिन सच ये है कि रूटीन तुम्हें डिसीजन फटीग से बचाती है। जब रूटीन होगी तो तुम सुबह उठ के नहीं सोचोगे कि अब क्या करूं, तुम बस करोगे। तुम्हारी एनर्जी बचेगी इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए। रूटीन तुम्हें डिसिप्लिन देती है, और डिसिप्लिन ही असली फ्रीडम है। डिसिप्लिन तुम्हें कंट्रोल देता है अपनी लाइफ पर। डिसिप्लिन तुम्हें पावर देता है अपने टाइम पर। डिसिप्लिन तुम्हें अथॉरिटी देता है अपने डिसीजंस पर। तो रूटीन बनाओ, छोटे शुरुआत करो, एक हैबिट पकड़ो, 30 डेज दो, फिर अगला हैबिट। धीरे धीरे पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। एपिलॉग, अब शुरुआत तुम्हारी। दोस्तों, हम सफर के अंत पर आ गए हैं। 8 चैप्टर्स, 8 डीप डाइव्स, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा। लेकिन अब सवाल यह है कि अब क्या? एपिलॉग 1, 10 लेसन्स फ्रॉम फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। चलिए 10 लेसन्स में पूरा सार समझते हैं। असली मायने की चीजें पहचानो, रिग्रेट टेस्ट करो, वैल्यूज डिफाइन करो, 80-20 रूल लगाओ, मेमेंटो मोरी याद रखो। नो कहना सीखो, हर यस किसी और चीज को नो है। ग्रेसफुल नो बोलना सीखो, बाउंड्रीज डिफाइन करो। अपने कैलेंडर को खाली रखो, ओवर प्लानिंग इक्वल्स ओवर स्ट्रेस। फ्लेक्सिबिलिटी रखो, ब्रीदिंग स्पेस रखो। मॉर्निंग पेजेस लिखो, सुबह 3 पेजेस हैंड रिटन, जो भी आए लिखो, दिमाग का गार्बेज बाहर निकालो। जर्नलिंग करो, 4 क्वेश्चंस, ग्रेटफुल, प्रायोरिटी, डिस्ट्रैक्शंस, गुड डीड। डीप वर्क ब्लॉक्स लगाओ, 90 मिनट फोकस, 20 मिनट ब्रेक, फोन बंद, ईमेल बंद, सिर्फ एक काम। एनर्जी मैनेजमेंट करो, पीक आवर्स में हाई फोकस काम, लो आवर्स में लो फोकस काम। रिलेशनशिप्स को टाइम दो, हर दिन 1 घंटा फोन फ्री, हर हफ्ते एक डेट, हर साल एक ट्रिप। डीप कॉन्वर्सेशंस करो। इनफ डिफाइन करो, कितना काफी है डिफाइन करो, उसके बाद की दौड़ बंद करो। दिन बनाओ, दिनचर्या बनाओ, मॉर्निंग रूटीन, इवनिंग वाइंड डाउन, वीकली रिव्यू, मंथली सोलो डे। हैबिट्स ओवर गोल्स। 828, अब क्या? द 48 आवर रूल। फुरू का एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, द 48 आवर रूल। यह रूल कहता है कि अगर तुमने कुछ सीखा, कुछ पढ़ा, कुछ समझा और 48 घंटों में उस पर एक्शन नहीं लिया तो वो सीख वेस्ट है। वो सिर्फ एंटरटेनमेंट था, वो सिर्फ टाइम पास था, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन था, नॉलेज नहीं बना। तो अभी इसी वक्त 48 घंटों के अंदर कुछ करो। कल के 3 टास्क लिखो, कल मॉर्निंग रूटीन का प्रॉमिस करो, एक टॉक्सिक चीज को नो बोलो, अपने किसी अपने को फोन करो और पूछो कैसे हो एक्चुअली। अपनी 5 वैल्यूज लिखो, अपना इनफ डिफाइन करो। कुछ भी करो लेकिन करो जरूर, क्योंकि एक्शन के बिना ये सब सिर्फ शब्द हैं, एक्शन के साथ ये सब ट्रांसफॉर्मेशन है। जिंदगी छोटी है, ये याद रखना। फरूक ने ये किताब इसीलिए लिखी क्योंकि उसका दोस्त मरा, 32 साल का, फिट था, हेल्दी था, सक्सेसफुल था, और एक दिन चला गया। तुम्हारे पास टाइम है लेकिन कितना, कोई नहीं जानता। इसलिए हर सुबह उठ के सोचना, आज मैं फोकस करूंगा ऑन व्हाट मैटर्स। और याद रखना, जो मैटर करता है वो दिखता नहीं। पैसा दिखता है, गाड़ी दिखती है, बंगला दिखता है, ब्रांड दिखता है, लेकिन ये मैटर नहीं करता। जो मैटर करता है प्यार, अपनापन, सुकून, शांति, यादें, रिश्ते, ये नहीं दिखता, ये महसूस होता है। तो महसूस करो, जियो, प्यार करो, फोकस करो ऑन व्हाट मैटर्स। दोस्तों, स्टोरीज ऑफ जिंदगी सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये उन लोगों की आवाज है जो मानते हैं कि जिंदगी में कुछ और भी है पैसों के अलावा, फेम के अलावा, सक्सेस के अलावा।
और वो कुछ है कनेक्शन, खुद से, अपनों से, जिंदगी से। डैरियस फरूक ने ये किताब इसीलिए लिखी ताकि तुम अपनी जिंदगी वापस पा सको। हमने ये ऑडियो बुक इसीलिए बनाई ताकि तुम सुनो, समझो और बदलो। अगर आज के इस सफर में कुछ भी ऐसा लगा कि हां, ये मेरे काम आएगा, तो एक काम करो, सब्सक्राइब करो स्टोरीज ऑफ जिंदगी को, क्योंकि ऐसी और कहानियां, ऐसी और किताबें, ऐसे और सबक तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, और याद रखना, जो मैटर करता है वो दिखता नहीं, उसे महसूस करना पड़ता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जहां रहो, खुश रहो, फोकस